अभी क्लास ले रहा है तो वो क्लास में भी नहीं आती हैं। जी। तो मैम ये डिसिप्लिन है हमारे स्कूल में, सारी क्लासेस में है ऐसा कि ओके। क्लास चल रही है तो बच्चा किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है, प्रॉपरली सुनता है। ओके। और फिर उसके बाद मैम क्वेश्चन पुट अप करती हैं तो उसका आंसर भी देते हैं बच्चे बीच बीच में, जी। इस टाइप से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मौरवी जी। ये हर थैंक यू जगह मैम। होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे टीचर्स की वजह से क्लास डिस्टर्ब होते हैं। एक टीचर अपने यस क्लास सर। में पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर को कुछ काम पड़ा, वो फ्री है, वो अचानक से क्लास में एंटर कर लेते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, किसी बच्चे से नोटबुक मांग ली, किसी बच्चे को नोटबुक दे दी, टीचर से कोई काम पूछ लिया, टीचर से कोई बात पूछ ली, किसी चीज के लिए पूछ लिया। तो ये चीजें डिस्टर्ब करती है। तो ये क्लास का नियम होना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी चालू क्लास के अंदर दूसरा टीचर या कोई बच्चा क्लास में एंटर नहीं कर सकता है ना? ठीक है। यस तो मैम, जब बच्चे भी हम, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मैम जी फिर वो बिल्कुल, उनका माइंड हट जाता है ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है दोबारा लाना। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो हम्म। क्लास के अंदर हमारे नियम होने चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे मोरवी जी ने बताया, ये एक नियम हुआ कि जब चालू क्लास है तो दूसरे किसी टीचर को या बच्चे को एंटर नहीं होना है ना? तो हमारी लिस्ट होनी चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जब भी आपकी क्लास होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, उनके अपने नियम है। संस्कृत वाले टीचर हैं, उन्होंने नियम बना के रखा है कि उनके आने से पहले क्लास के अंदर उन्होंने जो श्लोक बताए हैं उसका बच्चों को, मतलब वो श्लोका चैंटिंग करना है, उनको वो श्लोक बोलना है, गाना है ना? जब मैं, मतलब जैसे मैं क्लास के बाहर से निकलती हूँ, यदि वहां से श्लोक की आवाज आती है तो मुझे पता है यहाँ नेक्स्ट पीरियड संस्कृत का है। यदि वहां से हिंदी पोएम की आवाज आती है तो मुझे पता है कि यहाँ पे अभी हिंदी का पीरियड है। यदि मुझे टेबल सुनाई देते हैं तो मुझे पता है कि यहाँ नेक्स्ट पीरियड मैथ्स का होने वाला है। तो ये टीचर के अपने नियम होते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक हिंदी का क्लास था, बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, मैं अभी क्लास में खड़ी थी, मेरा पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट हिंदी का पीरियड था, मैं किसी और काम में थी, क्लास छोड़ के नहीं निकली थी। तो मॉनिटर ने जैसे इशारा किया, बच्चों ने हिंदी की पोएम गाना शुरू कर दिया। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी मैं निकली नहीं हूं, आपने ये शुरू किया। बोलते यदि हम नहीं करेंगे ना तो हमको बहुत डांट पड़ेगी और होमवर्क डबल मिलेगा। मैडम बहुत गुस्सा होंगे यदि हमने ये नहीं बोली पोयम, ये नहीं किया। तो मतलब वो टीचर का नियम है कि मैं आऊं उससे पहले आपको ये पोयम एक बार जरूर बोल लेनी है, मैं आऊं उसके पहले ये श्लोक होना चाहिए, ये वाला टेबल। एक टीचर मैथ्स के थर्ड फोर्थ के टीचर हैं, वो उन्होंने मतलब डिसाइड कर रखा है, वो मॉनिटर को बता के जाते हैं कि कल आपको सिक्स का टेबल बुलवाना है, कल आपको सेवन का टेबल बुलवाना है। स्पेसिफिक उनको पता होता है कि किसको कौन सा, किन बच्चों को बुलवाना है, स्पेसिफिकली खड़ा करके वो भी बता के जाती, कल मेरे आने से पहले ये बच्चे यहाँ खड़े होके टेबल बोलने चाहिए। तो क्या करें कि नियम अपने तरीके से होना चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, ये तो पढ़ाई का हो गया। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे जब रिसेस होती है, तो पहले दो रिसेस होती है। पहली रिसेस में बच्चे रोटी सब्जी खाना खाते हैं, दोपहर की रिसेस होती है। तो वहां पे एक नियम है कि बच्चे क्लास में मैट बिछाएंगे, अपने टेबल के ऊपर एक नैपकिन या एक मैट लेके आते हैं बच्चे, उसको स्प्रेड करना है, फिर उनको अपना लंच बॉक्स रखना है, ताकि कुछ भी यदि गिरता भी है तो वो मैट के साथ फोल्ड हो जाए, बेंच खराब ना हो, बच्चों की बुक्स खराब ना हो। तो अभी ये नियम है कि सबको मैट लाना कंपलसरी है। जो बच्चा मैट नहीं लाता है तो टीचर उसको टेबल पे नहीं बैठने देते, उनको जमीन पे बिठाया जाता है ताकि वो गंदा ना करे। तो जब नियम बनाते हैं तो वो नियम यदि नहीं फॉलो होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो चीजें होनी चाहिए। मैथ्स के टीचर है, उनका नियम है, मतलब उनकी क्लास में जाओ और बच्चे नीचे बैठे हुए दिखे हैं बोर्ड के आगे, मतलब उन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। टीचर जाती है, अगले 5 मिनट के अंदर सबकी बुक खोलो, होमवर्क किसने नहीं किया आप नीचे आ जाओ, है ना? और उसके बाद उन बच्चों को बैठ के होमवर्क फिनिश करना पड़ता है। रिसेस वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, सेकेंड रिसेस होती तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते, उनको बैठ के फिनिश करना है। तो आपकी क्लास में कौन सी चीज कब होगी और कब नहीं होगी? अच्छा, कुछ टीचर होते हैं, जैसे मुझे मेरे क्लास में यदि मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चा अचानक से उठ के पानी पी रहा है या पेंसिल शार्प कर रहा है या कुछ ले रहा है, आई डोंट अलाउ। तो मेरे क्लास में नियम कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तब आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी तरफ ध्यान देना है, ठीक है? तो लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है कि उनको पानी पीना है या उनको वॉशरूम जाना है। तो टीचर्स क्या करते हैं, कुछ एक टीचर उनके क्लास में आके पहले पूछ लेते हैं, किसी को वॉशरूम जाना है तो 2 मिनट 3 मिनट दे देते हैं, तो दे कैन गो वॉशरूम। क्योंकि छोटे बच्चे, छोटे क्लास के साथ हम ये कर सकते हैं कि भाई उनको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, पी लीजिए, उसके बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है?
कुछ टीचर होते हैं वो क्लास में अलाउ करते हैं कि बिना पूछे आप पानी पी लीजिए, मैं नहीं अलाउ करती हूँ। तो ये आपके अपने नियम होने चाहिए, आपकी क्लास में आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं। तो हर एक टीचर के अपने क्लास मैनेजमेंट के रूल्स होने चाहिए और क्लास उस हिसाब से बिहेव करना चाहिए। अभी जैसे मैं बताऊं, मैं जिस पहले स्कूल में जहाँ पे केजी सेक्शन को मैं हैंडल करती थी, तो वहां पे हमारा रोज सुबह का नियम होता था कि जैसे सुबह शुरू हुआ, हम लोग बच्चों को पहले बाहर एंट्रेंस पे ही उनको ग्रीट करते हैं। वहीं पे उनको बैग क्लास में रख के सबको वहीं पे हॉल में आ जाना है। 10-15 मिनट उनके साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी सी बातें इधर उधर की, है ना। तो थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं कि मतलब घर से माहौल से आते हैं तो थोड़ा बहुत यूज टू हो जाते हैं, थोड़े एक्सरसाइज करके फिर उनको किसी दिन बैठा के योगा करवा लिया, किसी दिन पोयम बुलवा लिया, अलग अलग चीजें हम लोग हफ्ते में प्लान करते थे। उसके बाद क्लास में जाना है। क्लास में जाने के बाद या तो टेबल्स रिपीटेशन होगा, या स्पेलिंग्स जो होते हैं उसको लर्न करने। सीनियर केजी क्लास होता है तो उनको स्पेलिंग बोलना है, जूनियर केजी क्लास है तो उनको अल्फाबेट्स बोलना है, एबीसीडी बोलना है, नंबर्स बोलना है, रिवर्स काउंटिंग करना है, टेबल्स बोलना है। तो ये सारी चीजें क्लास में जाने के बाद पहले 10 मिनट ये काम चलता है। उसके बीच में टीचर क्या करते हैं, जैसे बोलना चालू हो रहा है तब टीचर होमवर्क बुक कलेक्ट करते हैं, है ना। जो भी बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके लाए, जैसे हम लोग क्या करते थे कि मंडे ट्यूसडे सपोज 2 सब्जेक्ट रखे हमने, इंग्लिश और हिंदी। मंडे को इंग्लिश और हिंदी रखा, ट्यूसडे को मैथ्स और जीके रखा। तो वेनसडे फिर आएगा इंग्लिश का। तो जो ट्यूसडे के दिन मंडे का इंग्लिश का नोटबुक है, बच्चे होमवर्क करके लाए, तो जब ओरल चल रहा है तब एक एक करके रोल नंबर वाइज टीचर बोलेगी 1 रोल नंबर, तो 1 रोल नंबर वाला बच्चा खड़ा होगा, आके टेबल पे अपनी नोटबुक्स रखेगा कि ये इंग्लिश का बंडल है, ये हिंदी का बंडल है। तो वो वहीं पे, इससे क्या होता है, बच्चे अपनी नोटबुक पहचानना सीखते हैं, बच्चे अपनी चीजें प्रॉपर रखना। और दूसरी चीज, टीचर को प्रॉब्लम नहीं होती कि कौन सा रोल नंबर बुक नहीं लाया, किसका होमवर्क नहीं हुआ। उसी वक्त सामने पता चल जाता है किसने नोटबुक नहीं रखी, किसका होमवर्क नहीं हुआ, है ना। तो ये काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो यदि आप क्लास में कुछ एक रूल्स बना लें तो उसी टाइम खत्म हो जाता है। अभी सपोज आप लोग बड़ी क्लास ले रहे हैं, और जैसे नोटबुक, मैं एसएस पढ़ाती हूँ 6-7, अभी मुझे नोटबुक चेकिंग करना है, 60 बच्चे मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं एक साथ खत्म करूं। तो मैं क्या करती हूँ, जब नोटबुक चेकिंग करना है, मैं क्लास में एंटर होके 1 to 10 रोल नंबर अपनी नोटबुक रख दो। रोल नंबर नोटबुक पे लिखे होते हैं, तो जिसका नहीं आया मुझे पता चल जाता है कि इसने कंप्लीट नहीं किया। इससे बच्चों को भी एक मैसेज जाता है कि आज 1 to 10 आया तो कल 11 से 20 का नंबर आने वाला है, तो यदि हमारा इनकम्प्लीट है तो हम कंप्लीट कर लें। तो जो भी उनको मतलब प्रॉब्लम है तो बच्चे भी उसके लिए तैयार रहते हैं। तो हर एक के आपकी क्लास के हिसाब से आपके रूल्स के, मैंने सिंपल नोटबुक्स के रूल बताया, होमवर्क के रूल बताया। तो ये एक तरीका होना चाहिए कि बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो हर एक चीज आप जब पढ़ा रहे हैं तब बच्चों को क्या करना है, बच्चों को बीच में क्वेश्चन पूछने की परमिशन है, या बच्चों को लास्ट में क्वेश्चन पूछने की परमिशन है। जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सब्जेक्ट ले रही हूँ, तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए होती है, उसमें यदि बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो मैं, मेरा मतलब लिंक टूट जाता है। तो मैं बच्चों से बोल के रखती हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चन है आप साइड में नोट डाउन करके रखिए, मैं आपको मेरा टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको टाइम दूंगी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ठीक है। जब मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ तब मैं ये रूल फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ वो सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे एवरी टाइम हर एक सेंटेंस के बाद नया सेंटेंस यूज करना है, नए तरीके से बताना है। तो वहां पे इमीडिएटली बच्चों को परमिशन है कि पूछने की, कि नहीं समझ में आया या कुछ बोलना है। जब मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ तब मैं एक आध एक्सप्लेनेशन देके मैं बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन यदि आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो मे बी आप बहुत लंबी चीज प्रोसीजर समझा रहे हैं, तो अलग होगा। इसलिए नियम हर एक पर्सन के अलग अलग, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज नियम अलग होंगे। तो ये एज अ टीचर आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्लास में कौन से रूल्स होंगे, बच्चे कब बोलेंगे, नोटबुक कब रखेंगे, चेकिंग कैसे होगा, पहले क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। इसके बाद यदि आपकी क्लास में बच्चों ने कुछ काम अच्छे से कर लिया, तो आपके नियम होने चाहिए कि यदि बच्चे ये कंप्लीट करके लाते हैं तो आप उनको किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। यदि बच्चे नहीं करते हैं तो आप किस तरह से पनिशमेंट देते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैथ्स की टीचर का नियम है कि जिसने होमवर्क नहीं किया वो जमीन पे बैठेगा,
तो सबको पता है कि उसने होमवर्क नहीं किया, तो एक बच्चे को अपने आप दिमाग में समझ में आता है कि यदि नहीं किया तो जमीन पे बैठना पड़ेगा सबके सामने, मतलब वो होगा, इससे बेटर है करके जाओ, है ना। इंग्लिश वाली टीचर है, वो ये करती है कि नहीं करके लाए तो पहले बाहर बैठ के फिनिश करो, उसके बाद क्लास में एंट्री होगी। तो जब मैं मतलब राउंड पे निकलती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये बच्चे बाहर बैठे, मतलब होमवर्क इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो ये एक मतलब सबके कुछ तरीके होते हैं किस तरीके से करना है। अभी इसमें आप ये कर सकते हैं, कोई भी काम आपने दिया है तो उसके लिए एक प्रोसीजर, जब हमने बताया कि ऐसा होना चाहिए, यदि वो नहीं होता है तो फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। जैसे होमवर्क दिया, नहीं करते, आपने बाहर बिठा दिया, लेकिन यदि 2 बार बच्चा बाहर बैठ गया तो तीसरी बार फिर पेरेंट्स को नोटिस जाएगा। मतलब नहीं तो बच्चे सोचे चलो हमको रोज बाहर बैठे, हम बाहर बैठ के मस्ती करेंगे, ये चलेगा। हमारे प्रोसीजर के अंदर भी फिर हमको देखना है कि उसको हमको कैसे मॉडिफाई करना है, वह उसको सुधारना कैसे है। यदि 2 दिन बच्चा बाहर बैठा है, तो यदि बच्चे को आज बाहर बिठाया है तो टीचर साथ में नोटिस लिख के देती है डायरी में कि टुडे योर चाइल्ड हैज नॉट डन होमवर्क, सो ही वॉज गिवन पनिशमेंट टू सिट आउटसाइड। है ना, बच्चा पता घर पे जाके नहीं बताएगा कि मुझे बाहर बिठाया था, लेकिन यदि नोटिस गया है तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि भाई हमारा बच्चा आज पढ़ा नहीं था। तो ये हमको करना पड़ेगा कि हमारी जो प्रोसीजर है उसमें हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए हम कैसे मतलब सुधार लाएंगे। यदि हम पनिशमेंट भी देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो चीज ना हो, उसके लिए कैसे काम करना है। ठीक है। और मतलब बच्चों को भी क्लियर होना चाहिए कि मेरे क्लास में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यदि इस टीचर के क्लास में हमने ये किया तो हमको ये पनिशमेंट मिल सकती है। अभी आज की बात बताऊं, आज मैं एक क्लास में पढ़ा रही थी, मेरे नेक्स्ट के क्लास में साइंस का पीरियड चल रहा था। तो बच्चे कुछ शोर कर रहे थे, टीचर को 1-2 बार चिल्लाना पड़ा। मेरा अपना काम चल रहा था। तीसरी बार जब टीचर के चिल्लाने की आवाज आई, मैं उस क्लास में गई। मैंने टीचर को कहा कि टीचर आप चिल्लाना बंद कर दीजिए, जितने लोग आपको लगता है कि नहीं सुन रहे, आवाज कर रहे हैं, उनको क्लास के बाहर खड़ा करिए। मैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज भेज रही हूँ कि मैं बच्चों को 3 दिन के लिए रस्टिकेट कर रही हूँ। आप बिंदास आप उनको बाहर निकाल दीजिए, जिसको नहीं पढ़ना है, आई विल सी देम, और आप अपना पढ़ाइए। नेक्स्ट मिनट पूरी क्लास चुप था, उसके बाद पूरा पीरियड कोई आवाज नहीं हुई। तो बच्चों को भी एक ये होना चाहिए कि यदि हम ये करते हैं तो क्या हो सकता है ना। हम हमारी गलती होगी तो क्या हमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हमको भुगतना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। तो अपने क्लास के प्रोसीजर्स, रूल्स, पॉलिसीज बना के रखिए, ताकि आपका क्लास आपके कंट्रोल में रहे। और जनरली यदि आप अपनी जगह सही हैं तो डेफिनेटली आपको आपके प्रिंसिपल्स और आपके ओनर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा। इफ यू आर राइट, आप अपनी जगह पे सही है, देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट। ठीक है। जैसे मैं मेरे टीचर्स को हमेशा सपोर्ट की, यदि क्लास में बच्चे परेशान कर रहे हैं आप मेरे पास भेजिए, आई विल सी देम। आप बाकी क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, बाकी क्लास का पढ़ना चलने दीजिए। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं दैट वी शुड हैव, हमारी क्लास की पॉलिसीज बना के रखना है ताकि बाकी सब लोग उसको फॉलो करें। क्लियर है। अभी आई होप आप लोगों की क्लास में अपने कुछ नियम बन जाएंगे और बच्चों को पता होगा कि उनको क्या करना है और कब करना है। यस मैम। ठीक है। नीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी इसमें कुछ और कक्षा प्रक्रियाएं होती है। जैसे जब आप बातचीत करते हैं, या मतलब बच्चे जो हैं यदि उनको कुछ पूछना है, उनको कुछ बोलना है, तो बच्चे कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए अनीता जी। या जैसे उनको यदि पूछना है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, या कुछ पूछ सकते हैं, मे आई या माई वर्क डन, मतलब जब तो मतलब बच्चों को क्लियरली बताना है कि कौन सी चीज कब होगी। ठीक है। बच्चे कब बोल सकते हैं, कब उनको सिर्फ हाथ ऊपर करके बोलना है, कब वो अपनी पूरी बात रखने के लिए अलाउड है, ये नियम उनको पता होने चाहिए। ठीक है। फिर संक्रमण, संक्रमण मीन्स ट्रांजिशन, हम अगर एक चीज से दूसरी चीज पर कैसे जाएंगे। दे रही हो तो वे बनवा के बताने हैं अ, ठीक अलग है। से इसमें क्या होता है कि क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, हम जैसे क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो जो शुरुआत होती है, हम थोड़ा सा इधर उधर की बातें, होमवर्क पूछना, नोटबुक्स वगैरह की कलेक्शन, ये चीजें चलता है। 5-7 मिनट के बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाई करना जो होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है।
ठीक है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमको कब कौन सी चीज करनी है। यदि उनको कोई अपनी प्रॉब्लम रखनी है, उनको कोई क्वेश्चन पूछना है, उनको अपना कुछ भी बताना है, तो वो चीज या तो उनको शुरुआत में करना है या उनको क्लास खत्म होने के बाद करना है। तो ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब हम एक चीज से दूसरी चीज पे आ गए। जब हम दूसरी चीज पे आ गए तो उस पहली चीज के लिए टाइम नहीं रहता है, वो टाइम निकल चुका होता है बातें करने के लिए। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि अब ये मेरे लिए टाइम नहीं है पूछने का, वो टाइम निकल चुका है। मुझे किसी की शिकायत नहीं करना है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है, मुझे वॉशरूम के लिए नहीं पूछना है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड अपनी क्लास में डिफाइन करिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि अब ये करना है, अब ये नहीं करना है। पेंसिल शार्प करने का परमिशन लिखते लिखते खड़े होके कोई पेंसिल शार्प नहीं करेगा। मैं जब फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग करती हूँ तब बताती हूँ कि आप बच्चों को कम से कम 3 पेंसिल शार्प करके रख के दीजिए। उसके मतलब शार्पनर मत दीजिए तो बेटर है, ताकि वो बच्चा सारा दिन उसको यूज करे। क्योंकि जितनी बार शार्पनर होगा, बच्चे 10 बार उठ के शार्पनर करने जाएंगे, और ये इस क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एम आई राइट? बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। यस मैम। जी। तो आप क्लास में जाते हैं, बच्चों को बोलिए लिखवाना शुरू करने से पहले, आप बोर्ड पे लिखना शुरू करने से पहले, कि जिसको पेंसिल शार्प करना है, 1 मिनट आई एम गिविंग, फिनिश इट। आपके पूरी क्लास के अंदर वो टेंशन रहेगा ही नहीं। उसके बाद कोई बच्चा परमिशन नहीं मांगेगा, खड़ा नहीं होगा। आपको सिर्फ 1 मिनट देना है, क्योंकि उसके बाद में जितनी बार खड़े होंगे आपके बहुत सारा टाइम जाता है। या बच्चे घर से ऑलरेडी करके लाए। ठीक है। इसके बाद हम कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां दे सकते हैं, है ना। जैसे हम अलग अलग तरह के मॉनिटर बना सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया था कि क्लास में मॉनिटर बनाया है, 1 2 3 मॉनिटर बनाया, एक ने आया तो दूसरा वो बातें नहीं करने देगा, संभाल लेगा। उसके सिवा हम जैसे बच्चों का लाइन मॉनिटर बना सकते हैं, कि जब बच्चे कभी बाहर निकलते हैं, जैसे एक रूम से दूसरे, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एवी रूम नीचे है, तो एवी रूम के लिए बच्चों को नीचे आना है, कंप्यूटर रूम के लिए अलग जाना है। जब एक्टिविटी होती है, लाइब्रेरी जाना है तो लाइब्रेरी तक अलग जाना है। मतलब जाना है ना बच्चों का, क्लास में पी के लिए ग्राउंड में जाना है तो क्लास छोड़ के, तो बहुत दिन में कम से कम 1 2 बार ऐसा होता है कि पूरी क्लास लाइन बना के बाहर निकलती है। तो लाइन मॉनिटर बनाया कि लाइन मॉनिटर डिसाइड करेगा सब लोग लाइन में चल रहे हैं, उसको देखने का काम, कि सब लोग प्रॉपर लाइन में चल रहे हैं, कहाँ पहुंचना है। लाइन मॉनिटर जाके पहले पहले मैडम से पूछ के आएंगे, मैडम कहाँ जाना है, कंप्यूटर रूम में आना है कि क्लास में आज क्लास होगा, है ना, एवी रूम के लिए वहां पहुंचना है, चाबी है कि नहीं, एवी रूम खुला है कि नहीं। तो वो सारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हम बांट देते तो हमारी क्लास ऑलरेडी कंट्रोल में रहती है। अदरवाइज कोई एक इधर भाग रहा है, कोई एक उधर भाग रहा है, तो ये चीजें नहीं हो पाती है। ठीक है। उसके बाद क्लास क्लीनिंग, रिसेस खत्म हो गया, उसके बाद एक मॉनिटर बनाया है, वो देख ले कि किसने खाना ढोला है, किसने, तो प्यून को बुला के यदि सफाई करवाना है। तो ये सारे, मतलब इस तरह से आप यदि जिम्मेदारियां बांट देते हैं तो क्लास आपका वैसे ही जो चीजें, मतलब आपको उसके लिए टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें दो फायदे होते हैं, एक आपका टाइम बचता है, दूसरा बच्चे भी ये चीजें सीखते हैं। किसी भी चीज को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो बच्चे इस तरह से सीखते हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब बच्चों को दी जाती है तो वो उस जिम्मेदारी को निभाना, तो एक अपने आप में वो एक हैबिट उन लोगों के में बन जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, मिलके काम कैसे करना, है ना। अनीता जी, आप ये प्लीज इनका माइक ऑफ कर सकते हैं? सुषमा जैन का माइक ऑन है, वो बीच में डिस्टर्ब। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट अलग अलग वो दे के दे सकते हैं। क्लास में एंट्री कब होगी, क्लास से बच्चे निकलेंगे कब। जैसे कई टीचर होते हैं कि आप बिना पूछे क्लास में आ जाइए, आई डोंट अलाउ। यदि बच्चा क्लास में आया है तो उसको, लेकिन रेसेस खत्म हुई है और सब लोग एंटर हो रहे हैं, तो वहां पे आप बता सकते हैं उनको कि आपको पूछने की जरूरत नहीं, चुपचाप आके बैठ जाइए, क्योंकि रेसेस थी, आप बाहर थे, दैट इज फाइन। तो क्लास में एंट्री कब कैसे कौन ले सकता है, कब कौन बाहर निकल सकता है, यदि बाहर निकलने के रूल है तो वो लोग कैसे जाएंगे। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमको उनको क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती है। क्लास मतलब हाउ टू हैंडल द क्लास, ये हमारे जो रूल्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद लाइन के नियम, जस्ट आई टोल्ड यू, जैसे हमारे यहाँ पे व्यक्तिगत जिम्मेदारी जब मॉनिटर्स बनाते हैं, इसी तरह से लाइन के नियम की, लाइन में पहले कौन जाएगा, जैसे बॉयज और गर्ल्स है तो हमारे यहाँ ये
कि गर्ल्स की एक लाइन बनती है, बॉयज की एक लाइन बनती है, गर्ल्स आगे चलती है फिर बॉयज चलते हैं, या बॉयज आगे चलेंगे फिर गर्ल्स चलेगी। अनीता जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है। ठीक है, तो ये एक नियम बनते हैं वो और पीसी ऑफ हो गया ना, पीसी ऑन ऑफ। कोई बात नहीं। तो मतलब ये नियम होते हैं और इसमें एक दो चीजें होती है कि जैसे लास्ट पर्सन जो भी क्लास से निकल रहा है तो उसका नियम होता है कि उसको स्विच लाइट्स जितने भी हैं वो स्विच ऑफ करने हैं, है ना। जो एंटर होता है वो पहले स्विच ऑन करेगा सारे लाइट, लेकिन जो पर्सन लास्ट क्लास में से निकल रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि सारे स्विच ऑफ करके निकले। तो इस तरह की सारी जिम्मेदारियां, यदि मतलब एवी रूम से निकल रहे हैं तो वो लाइन मॉनिटर जो आखिरी में निकल रहा है, या कंप्यूटर रूम से निकल रहे हैं तो उसको देखना है कि किसी की बुक तो नहीं रह गई है, किसी ने अपनी कोई चीज तो नहीं छोड़ी है। हम लोग जनरली एवी रूम के अंदर ये करते हैं कि मैप वगैरह बनवाना है तो वो काम करना है, तो जो आखिरी निकला है वो सारे दूर नजर मार के निकलेगा कि कुछ किसी का रह तो नहीं गया है, कोई सामान तो नहीं रहा है, लाइट्स तो बंद है। तो इस तरह की सारी जिम्मेदारियां उनको बांट देना, तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और उसके बाद खाली समय का उपयोग, जब बच्चे फ्री हैं, फ्री कब होते हैं, या तो कोई टीचर नहीं आया है उस वक्त, या कोई एक टीचर जाता है और दूसरा टीचर आता है उसके बीच में। ठीक है, तो उसके बीच में जो भी होता है टाइम, उसके बीच में बच्चे क्या करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि हिंदी के टीचर और मैथ्स के टीचर और संस्कृत के टीचर ने डिसाइड करके रखा है क्या करना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों को कुछ चीजें बता के रख सकते हैं, कुछ रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं बच्चे, या कोई बच्चा जो कुछ जानता है वो अपने उसके मतलब अपने नॉलेज के हिसाब से बच्चों के साथ कुछ डिस्कस करे, कुछ बताए। मतलब ये आपको डिसाइड करना है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, या जो भी है आपका टॉपिक है उसके हिसाब से, आपकी क्लास है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बच्चे उस टाइम में क्या करेंगे, है ना। छोटी क्लास है, छोटे बच्चे हैं, तो आप कोई एक मॉनिटर बना सकते हैं और वो पोयम रिसाइट करे, बाकी सारे बच्चे उसके साथ पोयम रिसाइट करना शुरू कर दें। तो जो चीजें बच्चों को एंटरटेन करती है ऐसी चीजें वो लोग खाली समय में करना चाहेंगे, या जब फ्री समय मिला तब उनको अपना पानी पी लेना है, उनको वॉशरूम चले जाना है, या उनको किसी से बुक लेना है, देना है, कुछ करना है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आपकी क्लास क्या है वो आप ज्यादा बेटर जानते हैं। अभी जब मैं बता रही हूँ तो आपको भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि आप इस चीज को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। आपने भी अभी कुछ कुछ चीजें सोच ली होंगी कि हाँ ये मेरे क्लास के लिए सही है, हम इस क्लास में ये कर सकते हैं। एम आई राइट? Yes, ma'am. जी, वेरी गुड। तो नोट करते जाइएगा ताकि ये स्किप ना हो जाए। ओके, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद और ये होता है कि बच्चों को अपनी बात या अपना काम कब रखना है ना। मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया कि बच्चे, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं जब मैप वगैरह सिखा रही थी तो एक बच्चा अपने घर से एटलास लेके आया। एक बच्चा, जब मैं कॉइन्स के बारे में बता रही थी, वो अपने घर से बहुत सारे कॉइन्स लेके आया। जब हम स्टोन के बारे में बता रहे तो एक बच्चा बहुत अलग अलग तरह के स्टोन उसने इकट्ठे किए थे तो वो लेके आया। तो उनको पता होना चाहिए बच्चों को कि वो लोग यदि कुछ लाते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो कब इस चीज को कर सकते हैं। तो उनको अपनी बात रखने के लिए, अपना काम बताने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो आप जब जाते हैं क्लास में तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा 5 मिनट बच्चों को दीजिए, है ना। बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन रखिए ताकि बच्चे उस चीज को बता सके। कई बार ऐसा होता है, जैसे इंग्लिश के टीचर है मेरे, वो मतलब बच्चों को हमेशा थोड़ा थोड़े दिन में एक एक कुछ मतलब ऐसा वो देते रहते हैं कि चलिए आप किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में या किसी पोएट के बारे में आप इसके बारे में जानकारी लेके आना, या इसके पिक्चर्स लेके आना, या इसकी ये पोयम ढूंढ कर लाना। तो ऐसे कुछ काम दे के रखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो चीजें ढूंढते हैं जब उनको काम दिया है। तो जब उनको क्लास में आते हैं बच्चे, यदि उनकी चीजों को हम नोटिस करेंगे, बाकी सारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, तो उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है, उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो दूसरे बच्चे भी उसके लिए मतलब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से यदि उसकी बात थी सुनी गई, सबके सामने क्लास में बताया गया, तो हर कोई बच्चा है। तो उनको अपनी बात रखने के लिए थोड़ा सा टाइम मतलब हमको देना चाहिए। ठीक है।
कक्षा शुरू होने से पहले और खत्म होने के नियम। शुरू होने के नियम तो हमने डिस्कस कर लिए कि क्लास शुरू होने से पहले बच्चे क्या करेंगे। कक्षा खत्म होने के बाद बच्चे क्या करेंगे, जैसे मेरी क्लास खत्म हो गई, मैं बाहर निकल गई, लेकिन उसके बाद बच्चों को क्या करना है, तो मेरे रूल्स, यदि मेरा बोर्ड वर्क है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्लास में रो के मॉनिटर्स बना सकते हैं कि हमने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उन बच्चों ने कितना कंप्लीट किया है, नहीं किया है। तो जैसे एक टीचर बाहर निकलती, रो मॉनिटर खड़े हो जाए और एक बार रो में खड़े होके एक चक्कर लगा ले कि किन किन बच्चों ने अपना काम कंप्लीट किया और किसने नहीं किया है, ताकि जब नेक्स्ट टीचर आते हैं तो बच्चे बता सके मैम उस टीचर ने ये इतना लिखवाया था लेकिन इस बच्चे का इतना लिखना बाकी है। तो टीचर भी यदि बोर्ड रब करते तो उनको पता हो कि भाई इसका काम बाकी है। यदि ज्यादा बाकी है, टीचर हो सकता है रब कर दे, अपना पढ़ाने का टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन वो पर्टिकुलर टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैडम आपने ये करवाया था लेकिन उस बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया है। तो वो उसको बाद में किसी तरीके से कंप्लीट कर सके। यदि थोड़ा बहुत है, लगता है कि हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, कई बार जो बच्चे ऐसे स्लो होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं तो वो जनरली बोलने से डरते हैं, है ना। उनका रह गया तो वो सोचते हैं चलो चलेगा, बंद करके रख दो फिर देखा जाएगा। तो वो आदतें उनकी हटाने के लिए तो क्लास खत्म होने के ऐसे कुछ रूल्स, और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके जो रूल्स बन सकते हैं आप इसको बना सकते हैं। पुरस्कार एवं दंड, आप किस तरह से बच्चों को अप्रिसिएट करेंगे और किस तरह से पनिशमेंट देंगे, वो क्लियर होना चाहिए। पुरस्कार के लिए एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे हम लोग जनरली, आप ये करते होंगे, बच्चे ने अच्छा लिखा तो आप लोग उनको नोटबुक में स्टार वगैरह देते हैं। यस मैम। नोटबुक में स्टार देते हैं, राइट। यस मैम। एक थोड़ा सा नया तरीका बताती हूँ। इंस्टेड ऑफ नोटबुक आप उनको हाथ पर स्टार देना शुरू करिए, है ना। हम ये कर सकते हैं कि पहले 10 मिनट में जिसने खत्म कर लिया उसको हाथ पे 2 स्टार मिलेंगे, है ना। उसके बाद जिन लोगों ने खत्म कर लिया उनको 1 1 स्टार मिलेगा। पहले यदि आप अर्ली 10 मिनट्स में है तो आपको 2 स्टार मिलेंगे, यदि उसके बाद किया तो आपको 1 स्टार। मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज देखी है कि जब ऐसा होता है, सेकंड स्टैंडर्ड के मैथ्स के टीचर ने ऐसा किया था, खत्म किया तो उनको यहाँ पे बढ़िया स्केच पेन से मस्त स्टार बना के दिया। ओके, चॉकलेट बना सकते हैं आप, स्माइली फेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ भी कर। लेकिन जब वो हाथ पे बनाया तो उसमें क्या होता है, बच्चा बस से उतर रहा था, मैं उसी बस में उस दिन बाई चांस बैठी हुई थी, बच्चा मेरे सामने उतरा, अभी तो बस से नीचे पैर नहीं रखा है, उससे पहले मम्मी को दिखा के मुझे आज स्टार मिला, है ना। वो हाथ में रहता है स्टार तो वो पूरा टाइम नजर के सामने रहता है, वो बच्चा 2 दिन तक हाथ नहीं धोएगा कि स्टार मिट ना जाए। तो वो चीज जो अप्रिसिएशन है वो कंटिन्यूअस रहता है। आप नोटबुक में स्टार दे दो, नोटबुक बंद करके रख दी, बच्चा भी भूल जाएगा, है ना। घर जाके यदि होमवर्क करने बैठा है तो मम्मी को दिखाएगा या ट्यूशन टीचर को दिखाएगा, अदरवाइज वो चीज दिमाग से बच्चे के भी निकल जाती है। लेकिन उसकी जगह यदि वो स्टार उनको हाथ पे मिला है, या चॉकलेट हाथ पे मिली है, या आइसक्रीम हाथ पे मिला है, तो वो बच्चा सारा दिन लेके घूमेगा, हर किसी को बताता फिरेगा। तो ये एक मतलब बहुत एनकरेजिंग होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बच्चों को वो करे। दूसरा एक चीज, हम लोग जनरली मतलब क्लास में जो लोग पहले फिनिश कर ले, हम एक और काम कर सकते हैं। क्लास के अंदर कुछ एक बुक रख लीजिए या कुछ टीएलएम रख लीजिए या कुछ एक्टिविटी जो बच्चे कर सके, ऐसा कि जिसका काम पहले फिनिश हो जाता है वो जाके वो कर सकता है। जैसे हम केजी सेक्शन को हम जब लेते थे तो हमारा ये नियम होता था, दिन के मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, जिसने पहले फिनिश कर लिया उसको बाहर जाने के लिए अलाउ था, बाहर जाके वो गार्डन में खेल सकता है। गार्डन में हम एक आया मैन को रखते थे, मतलब एक प्यून वहां पे होगा जो बच्चों की केयर करेगा कि गिरे ना। तो जिसका काम फिनिश हुआ पहले वो बच्चा अलाउड है बाहर जाके खेलने के लिए। तो इससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता था कि वो अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेते थे, मतलब जल्दी लिखने के लिए प्रोत्साहित होते थे कि हमने यदि लिखा फिनिश किया तो हमको खेलने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा वरना कम मिलेगा। तो ये उनका पुरस्कार होता था। तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप यदि बाहर नहीं भेज सकते तो क्लास के अंदर कुछ गेम रख दीजिए, कुछ जैसे मैचिंग करने वाला है या कुछ कलर करने की चीजें, कुछ पेपर, कुछ एक्स्ट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास होती है। कुछ नहीं, संडे के न्यूज़पेपर जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें आती है ना, पजल्स वगैरह होते हैं, तो ऐसी चीजें कलेक्ट करते रहिए और उनको क्लास में रखिए और लेट देम डू। आप उसके जेरोक्स करवा के रख सकते हैं, आपको लगता है कि एक ही चीज है, उसके थोड़े से जेरोक्स करवा के रख लिए कि वो सब बच्चे उसको करें। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि वो अपना काम फिनिश कर लें।
या यदि बच्चे बहुत होशियार है जो फिनिश करते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट्स और एक्स्ट्रा चीजें होती है वो रखिए कि वो करने के बाद उसको करें। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। और उसके बाद पनिशमेंट। पनिशमेंट क्रिएटिव होनी चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे क्लास में जैसे मैंने बच्चों को एक बार लिखने के लिए दिया था, तो कुछ एक बच्चे दूसरे दिन भूल गए लिखना या नोटबुक नहीं लेके आए, नोटबुक लाना भूल गए। तो मैंने उनको पनिशमेंट दिया। अभी हमारा कोएड है, बॉयज गर्ल्स सब साथ में होते हैं। आई टोल्ड देम कि आप अपने कान ऐसे पकड़िए और उठक बैठक करिए। ठीक है। अभी पहले तो उनको शर्म आई, थोड़ा सा लगा। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, पहले आप इसको करिए। उनको पनिशमेंट दी, उनको करवाया, उसके बाद उनको बिठाया। देन आई टोल्ड कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यही पनिशमेंट क्यों दी। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। हम मतलब क्योंकि हिंदुस्तान में ये हमारे वर्षों से चला आ रहा है, हम लोग करते से हम लोग इसको ध्यान नहीं देते। लेकिन फॉरेन में इस पे रिसर्च हुई और ये इट इज कॉल्ड ब्रेन योगा, इसको कहा जाता है। जब क्रॉस सेक्शन में कान पकड़ते हैं और उठक बैठक करते हैं तो वो आपके ब्रेन के पर्टिकुलर कुछ एरिया को एक्टिवेट करता है जो आपके मेमोरी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। तो वहां पे मतलब ये जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पे उन लोगों ने क्या किया था कि एक ग्रुप था बच्चों का, उसको रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले उनको अपोजिट कान पकड़ने और उठक बैठक करनी है। और दूसरा ग्रुप था वो ये नहीं करता था। तो कुछ एक टाइम के बाद उन दोनों के रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। तो ये एक तरह से मेमोरी बढ़ाने वाला एक ब्रेन योगा है। तो मैंने बच्चों को बताया कि मैंने आपको ये जो पनिशमेंट दी है वो इसलिए ताकि आप कल से याद रखो। यदि ये पनिशमेंट दी तो जब भी हम पनिशमेंट देते हैं तो कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा जैसे स्पष्टीकरण देना। मैंने बताया उनको कि ये मैंने आपको पनिशमेंट क्यों दी, है ना, ये डिफाइन करना है आपको। इसी तरह से आप जब कोई पनिशमेंट देना है तो उनको ऐसा दीजिए कि वो उनके कुछ काम में आए, कुछ लिखने के लिए, कुछ उनको पढ़ाई करने के लिए, या कुछ ऐसा ढूंढ के लाने के लिए, कुछ उनको प्रोजेक्ट किया, अभी आपने ये गलती की, अभी आप ये प्रोजेक्ट पूरा आप बनाएंगे। मतलब बच्चा उसको करने के बाद कुछ सीखे। उसको ये गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि मतलब ये मैंने कर दिया इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है। तो जैसे कोई उन्होंने गलती की है, गुनाह नहीं किया है ना। गुनाह और गलती का फर्क आप सब समझते होंगे। बच्चे हैं वो गलती करते हैं, गुनाह नहीं करते, तो हम उनको सजा नहीं देंगे। हम पनिशमेंट मतलब ऐसी देना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए कि जिससे बच्चे का कुछ फायदा हो। यदि उसने नहीं लिखा है तो आप उसको पनिशमेंट दीजिए कि वो लिखना कैसे फिनिश करेगा। यदि लिखने में दीजिए, उसको उसकी तरफ से हेल्प करिए कि वो कैसे फिनिश कर सकता है। किसी दूसरे बच्चे को उसके साथ बिठाइए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से आप बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव पनिशमेंट्स कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे क्लास में मैं एसएस पढ़ाती हूँ, तो उसमें कुछ एक चैप्टर था, उसमें डायरेक्शंस के बारे में बताना था। तो अभी जो बच्चे ऐसे परेशान करते हैं, तो भाई आपकी पनिशमेंट कि आप डायरेक्शंस जो है वो चार्ट पेपर पे लिख कर लाएंगे, डेकोरेट करके लाएंगे और क्लास के अंदर लगाएंगे। है पनिशमेंट, लेकिन ये क्रिएटिव पनिशमेंट है। और बच्चा कुछ उसको सीखेगा, कुछ उससे करेगा, है ना। अभी जिसको पनिशमेंट नहीं मिली वो भी खुश होंगे कि मैम हमको ये आप काम दे सकते थे। सो इट शुड बी क्रिएटिव, इट शुड बी हेल्पिंग। तो दंड कैसे होने चाहिए ये हमको सोचना है कि वो गलती है और उसके हिसाब से जो बच्चों के लिए कुछ काम आए। ठीक है। आपके पास कोई आइडिया है कुछ पनिशमेंट ऐसे क्रिएटिव देने के लिए? मैम अपन लोग है ना उनको ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जैसे दो बच्चे आपस में बहुत बातें करते हैं, जी। अपन उनको खड़ा होके कर सकते हैं, एक दूसरे के कान पकड़ के आप लोग थोड़ी देर खड़े हो जाइए, तो उन लोगों को वो लगेगा कि हमें खड़ा, हम ही दोनों को क्यों खड़ा किया है उन्होंने। देखिए इससे क्या होगा, एक तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं। यदि आप उन दोनों को पास में रख देंगे तो उनको मौका मिल जाएगा कि भाई हम दोनों साथ में हैं, वो साथ ही रहेंगे। यदि उन दोनों को करना है तो आपको उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। उनको साथ में रखना, मैं साइकोलॉजिकली बता रही हूँ आपको। उन दोनों को साथ में नहीं रखना है, आपको उन दोनों को अलग करना है। ठीक है। आप उन दोनों को दो अलग कोने में करिए, उनकी जगह चेंज कर दीजिए कि अब आप अगले हफ्ते, एक हफ्ते तक दोनों दो अलग कोने में बैठेंगे, दोनों एक जी दूसरे मैम। से दूर रहेंगे। जी मैम।
ठीक है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचना रखिए, कोशिश ये करिए, तो कैसे आप उसको करेंगे आप सोच पाएंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू पल्लवी जी। अनीता जी। जी बिल्कुल, जगह पूर्वी जी, जगह चेंज करना है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक टाइम, है ना। हमने क्लास के पॉलिसी एंड प्रोसीजर कर लिया, अभी दूसरा है टाइम। अभी टाइम मीन्स कक्षा में पहुंचने के नियम। कक्षा में पहुंचने के नियम सबसे पहले टीचर पे लागू होते हैं। आप यदि जैसे आपका फ्री पीरियड है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड यदि आपका क्लास है, तो डोंट वेट फॉर बेल। आप कभी भी बेल बजने का इंतजार मत कीजिए। बेल बजने से पहले आप क्लास के बाहर जाके खड़े रहिए। इससे क्या होता है, आपकी क्लास बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आ जाती है। हाँ, आप किसी एक क्लास में और दूसरी क्लास में पहुंचना है और टाइम लग रहा है तो आप लेट पहुंचते हैं तो ठीक है। लेकिन यदि आप फ्री पीरियड में हैं और उसके बाद आपका क्लास है, तो आपको पता है कि किस किस टाइम पे बेल बजने वाली है। तो आप कोशिश ये करिए कि आपका क्लास शुरू होने से पहले 2 मिनट पहले आप बेल बजती है तब आप क्लास के बाहर खड़े हैं। इससे बहुत एक इम्पैक्ट होता है, बच्चों में भी एक आता है कि कैसे टाइम पे पहुंचना, है ना। आप उनको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि टाइम पे कैसे पहुंचना, आप करके सिखा रहे हैं उनको। ठीक है, तो पहले तो टीचर अपना क्लास में टाइम पे पहुंचे। उसके बाद जो बच्चे हैं, जैसे सुबह तो शायद आ जाते हैं, प्रेयर होती है तब तो टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास से बाहर निकलते हैं, कभी कंप्यूटर रूम में गए हैं, कभी लाइब्रेरी में गए हैं। अभी आपके यहाँ किस तरह से बाहर निकलते हैं, गेम्स वगैरह के लिए बाहर निकलते होंगे। सो व्हाट, तो उसके बाद क्लास में पहुंचने के लिए, जैसे मेरे यहाँ बहुत बार ये होता है कि टीचर ही बोलते हैं कि हम लोग के यहाँ वाटर बॉटल क्लास के बाहर रखी जाती है। तो बच्चे यदि कंप्यूटर रूम से आए तो पहले बाहर खड़े होके पानी पियेंगे, फिर क्लास के अंदर घुसेंगे। हमारे यहाँ एक टीचर, इंग्लिश के टीचर, उनका रिसेस के बाद जहां भी पीरियड हो, उनका नियम है कि वो क्लास में एंटर हो गए उसके बाद कोई भी बच्चा क्लास में आके अपनी सीट पे नहीं बैठ सकता है। जिसको बैठना है वो पहले घुस जाए। वो बाहर खड़े रहते हैं, वो देखते हैं कितने लोग बाहर हैं, क्लास के बच्चों को पहचानते हैं कि वो सारे अंदर चले जाए। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, और जब वो एक बार अंदर घुस गए, उसके बाद किसी बच्चे को अलाउ नहीं है कि वो अपनी बेंच में बैठे। यदि वो आ जाता है तो उसको दरवाजे के पास खड़े रहना है और पूरा पीरियड उसको वहीं खड़े रहना है ना। तो इससे बच्चों में भी एक अपने आप में नियम आता है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कैंटीन है, स्कूल काफी बड़ा है, बच्चे कैंटीन तक जाते हैं। तो रिसेस 15-20 मिनट की होती है। बच्चे जाके कैंटीन से आते हुए, कभी हो सकता है भीड़ है तो कैंटीन से आते हुए लेट हो जाते हैं, रास्ते में मस्ती करते हुए आ रहे हैं तो लेट होते हैं। तो जब उनको पता होता है कि वो इंग्लिश के टीचर का पीरियड है, तो वो कैंटीन 5 मिनट पहले छोड़ के अपनी क्लास की तरफ भागते हैं कि यदि नहीं पहुंचे तो बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये नियम बच्चों को सिखाना कि क्लास में कब पहुंचना है, टीचर को क्लास में उसके लिए टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। कक्षा में बात करने के नियम, जैसे मैंने बताया, शुरुआत के 5 मिनट यदि हमने दिए हैं तो बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चों को क्लास में बात करना अलाउ नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, मतलब हम पूरा टाइम तो उनको ऐसे पकड़ के बाउंड करके नहीं रख सकते। तो हम लोग क्लास के अंदर हमारे टॉपिक के हिसाब से बीच में आप कभी कभी 2-1 मिनट बच्चों को दे दीजिए, है ना, जब वो कुछ बोल सके, कुछ पूछ सके, आपस में कुछ डिस्कस कर सके। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक, मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रुप एक्टिविटी करवाना, तो आप पढ़ा रहे हैं, बीच में 2-5 मिनट दीजिए कि चलिए हम एक छोटे से एक्टिविटी कर लेते हैं। आप एक क्वेश्चन थ्रो करिए कि चलो मैंने ये क्वेश्चन दिया, आप आपस में डिस्कस करके मुझे इसका आंसर बता सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चों का बहुत टाइम तक बच्चों के लिए चुप बैठना और सुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक वो थोड़ा सा यूज हो जाएंगे, उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाएगी। तो वो जो उनकी अंदर की भड़ास है, एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो मतलब अपने आप ही उनके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते रहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसे बैठिए, लेकिन ये उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, उनकी जो भी इच्छा है वो बाहर निकल जाती है, 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आप क्लास आपके कंट्रोल में। तो 1 मिनट दीजिए, 2 मिनट, और उसके बाद वापस उनको चुप बैठ जाना है अपने। तो क्लास के अंदर कब किसको बोलना है, कब कैसे बोलना है, कौन कब पूछ सकता है, हाथ ऊपर करके पूछना है, ये तो ऐसे थोड़े से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन आप कर सकते हैं। कक्षा समापन, आपको जो अपनी क्लास फिनिश करना है बिफोर 5 मिनट्स, 5 मिनट पहले आपको अपनी क्लास में अपना पढ़ाना खत्म कर देना है। मतलब हमको ये चीज वेट नहीं करना है कि बेल बज गई, अच्छा चलो आज बेल बज गई कल।
नहीं, हमारी प्लानिंग यदि प्रॉपर है, आपने प्लानिंग की है, जितना पढ़ाना है उतना है, तो आप कोशिश अपनी प्लानिंग इस तरह से रखिए कि आपकी क्लास जो फिनिश होती है उसके मतलब टाइम फिनिश होने के 5 मिनट पहले आपका पढ़ाना फिनिश हो जाए। कम से कम 5 मिनट वो बाद में बच्चों को मिलने चाहिए, ताकि क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो हैं यदि ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपने कोई चीज नहीं सिखाई है, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आती है, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं उनके पास, और यदि उनके आंसर नहीं मिले तो फिर वो एक उनको आदत बन जाती है, वो फिर आगे मतलब क्यूरियोसिटी यदि उनकी क्लियर नहीं हुई तो वो आगे नहीं बोल पाएंगे। तो हमारी क्लास फिनिश कब होगी ये हमको उसके लिए टाइम हमको देखना है। तो इसके बाद बच्चों के लिए टाइम रहेगा, और इससे दो चीजें होती है। एक तो आपका अपने आपके कंट्रोल में पूरी पढ़ाई रहती है कि आपने इतने टाइम पे खत्म कर लिया, उसके बाद आपको भी यदि कुछ पूछना है, नोटबुक कलेक्ट करना है, कुछ होमवर्क देना है, कुछ करना है, जैसे हमारे यहाँ नियम है कि टीचर होमवर्क बोर्ड के में अंदर एक पोर्शन बनता है हर क्लास में, ऊपर अटेंडेंस वगैरह लिखी होती है, उसके नीचे का पोर्शन उसमें होमवर्क लिखा होता है, और उसके ऊपर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट टीचर होमवर्क देते हैं वो सारा वहां, तो हर टीचर को पता होता है। क्लास टीचर लास्ट पीरियड में आते हैं तो उनको पता होता है कि आज कौन कौन से सब्जेक्ट में होमवर्क मिला, तो टीचर वहां होमवर्क लिखती है, वो बच्चे अपनी डायरी में नोट करते हैं, है ना। हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसा होता है, जब भी टीचर ने होमवर्क दिया वो वहीं पे लिखेंगे। यदि कुछ नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसका सिलेबस है तो टीचर उसी वो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, वो सारा दिन वो चीज वही रहती है, तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं। तो लास्ट जो 5 मिनट इन सारी चीजों के लिए होते हैं, तो वो सारी चीजें तो हमारी क्लास फिनिश हमारे कंट्रोल में हो, अचानक से क्लास खत्म ना हो, हम जैसे चाहें वैसे क्लास खत्म हो, तो हमको टाइम यदि हम उसको मैनेज कर लेंगे तो ये टाइम पे पूरा होगा। उसके अलावा सिलेबस खत्म करना, यदि हम जैसे हमने लास्ट टाइम प्लानिंग के अंदर डिस्कस किया था कि हम अपना सिलेबस ईयरली, फिर उसको मंथली, फिर उसको वीकली बनाते हैं, है ना। तो हर वीकली यदि हमने कर लिया तो टीचर को पता होता है कि मुझे आज कितना पोर्शन अपनी क्लास में खत्म करना है, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए आपको टाइम मैनेज करना है, आपके साथ बच्चों को भी बताना है कि मुझे इतना पोर्शन इतने टाइम में खत्म करना है। आपसे मैं क्या उम्मीद रखती हूँ कि आप ये टाइम के अंदर इतना काम फिनिश करेंगे, मतलब हमारा रिटर्न वर्क इतने टाइम में फिनिश होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन इतने में फिनिश होगा। तो वहां पे क्या होता है, बच्चे भी एक मेंटली इस चीज को, एंड ये लॉन्ग लाइफ होता है। बचपन में जितनी चीजें जो क्लास के अंदर सिखाई जाती है ना, वो लॉन्ग लाइफ इम्पैक्ट देती है। यदि आप क्लास में इस तरह से बच्चों के साथ करते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज, तो वो उनको फ्यूचर में भी मतलब ये एक मतलब अनकॉन्शियसली भी बच्चे इस चीज को अपने अंदर में उतार लेते हैं कि हर चीज को प्लान कैसे करना, ये करना। जैसे 6-7 स्टैंडर्ड के अंदर मैं जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो हम लोगों के यहाँ सिस्टम है कि पूरे साल का सिलेबस जो होता है, शुरुआत में जून मंथ जो में एक सिलेबस की प्रिंट निकल जाती है, और हर एक प्रिंट हर क्लास में सॉफ्ट बोर्ड के अंदर लगी होती है ना। उसको हर कोई कभी भी देख सकता है। तो बच्चे खुद भी देखते हैं, उनको पता होता है कि हमको इस मंथ में कितने चैप्टर खत्म करने हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मुझे बच्चे बताते हैं, मैं जैसे कभी बोलूं कि चलो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं मैडम सिलेबस में तो वो चैप्टर लिखा है आपने, हमको वो नहीं करना है। तो ये चीज एक मतलब कि कैसे प्लानिंग बनाना और उसको कैसे फॉलो करना, उसको उस टाइम पे कई बार बच्चे बताते हैं कि मैडम ये पिछले महीने में खत्म होना था लेकिन अभी इसके क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए हैं। तो ये टाइमिंग कैसे मैनेज करना, यदि हम मैनेज करेंगे तो हम ये बच्चों को करवा पाएंगे। और उसके बाद मनोरंजन, इसके लिए हमेशा आपकी क्लास में टाइम होना चाहिए, है ना। आपको अपने टाइम में ये मैनेज करना है कि बच्चों को थोड़ा सा आप एंटरटेन कर सकें, उनके साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती, थोड़ी सी बातचीत थोड़ा सा हो। ये एंटरटेनमेंट का टाइम हर आपका 35 या 40 मिनट का पीरियड है, तो एटलीस्ट 2 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट, कि हर एक बच्चे के चेहरे पे एक बार स्माइल आ जाए, है ना। उसका टाइम मैनेज करना ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा थोड़ा सा फ्री फील करे, थोड़ा सा मजे आए उसको, तो वो टाइम मैनेज करना दैट इज टीचर्स ड्यूटी, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके। यस। बहुत देर से मैं ही कंटिन्यूस बोल रही हूँ, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नो मैम। नो श्योर? मैम। यस मैम।
अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में मैंने दो पार्ट किए हैं, एक तो टीचर्स बिहेवियर और उसके बाद स्टूडेंट बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार और फिर बच्चों का व्यवहार। ठीक है, अभी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब आप क्लास में एंटर करते हैं, यू शुड बी विथ अ स्माइल। मैं जब केजी सेक्शन संभालती थी तो हमारा जब नर्सरी के बच्चे, बाकी बच्चे हमारे 7:30 बजे आते थे, लेकिन नर्सरी का टाइम 9 बजे का था। 9 बजे आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मेरा जनरली क्या होता था, हायर सेकेंडरी में उस वक्त क्लास होते थे, देन मैं 9 बजे अपने केजी सेक्शन में आती थी। तो बच्चे जो 8:45-9 के बीच में जब आते पेरेंट्स, तो लिटरली पेरेंट्स बच्चों को लेके वहां पे गेट के पास खड़े रहते थे, कोई बच्चा एंटर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मीनाक्षी मैम अभी आएंगे और वो हमको ग्रीट करेंगे और फिर हम उनके साथ ही अंदर जाएंगे। हमने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था, एक आदत बनाई थी, मेरी एक आदत थी। मैं जब बच्चे सुबह आते हैं ऑलवेज वो मतलब छोटे बच्चे भी हैं, केजी सेक्शन भी होता था, तो मैं वहां पे रहती थी हमेशा उनके साथ में। और यदि मतलब कि नर्सरी आता है तब भी मैं वहां पे खड़ी रहती थी। तो मैं हम बच्चों को हमेशा ग्रीट करना, सुबह आते हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलना, उनको वेलकम करना। इससे क्या होता है, बच्चों को एक कनेक्शन फील होता है। जब वो वेलकम होते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। घर से जो भी हो, उनका रोना धोना, लड़ाई झगड़ा करके मम्मी ने जबरदस्ती उठा के भेजा है, पसंद का टिफिन नहीं दिया है, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती, और ये चीजें उनके लिए बहुत बड़ी होती है ना। उनके पसंद का टिफिन नहीं है, या मम्मी ने ऐसे कंघी कर दी, या ये रबर बैंड नहीं डाला, या ये नहीं रखा, तो बहुत बड़ी टेंशन है उनके लिए बड़ा इशू है। ठीक है, तो उस सब से बाहर निकलना है यदि बच्चों को, तो उनको जो ग्रीट करना, जब वो आते हैं तो उनको स्माइल के साथ ग्रीट करना। मेरे यहाँ पे मतलब तीसरी मंजिल तक सुनाई देता था। जब मैं नर्सरी को मिलने जाऊं तब मैं उनको गुड मॉर्निंग करती थी, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। तो मतलब मुझे तो नहीं पता था कि कौन कितना ऑब्जर्व करता है। जब एक बार हमारे सारे टीचर्स की मीटिंग हो रही थी, तब मेरे प्रिंसिपल सर ऐसा बोले कि अच्छा कोई मुझे बताएगा कि किसका गुड मॉर्निंग बेस्ट है। तो दूसरे टीचर सब, हाँ सर हमको पता है मीनाक्षी मैम का गुड मॉर्निंग, जो पूरी स्कूल में गूंजता है। मतलब जब नर्सरी के बच्चे आते हैं, मैं उनको बहुत हंस के बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग, उनके पेरेंट्स भी वेट करते थे कि मीनाक्षी मैम आएंगे उसके बाद हम बच्चों को छोड़ेंगे। तो जब आप बच्चों को ग्रीट करते हैं तो बहुत स्माइल से, बहुत उत्साह से उनको मिलिए, उनसे पूछिए कैसे हैं, क्या किया, थोड़ा सा बात करिए। तो क्या होता है, बच्चे अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं। छोटे बच्चों के साथ ये ज्यादा होता है ना। तो एक स्माइल के साथ, उसके बाद सॉफ्ट स्पोकन होना। कई बार ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे टेंशन है, 30 35 40 बच्चों का क्लास है, हमारे यहाँ तो 60 65 बच्चे होते हैं। तो टीचर, थोड़ी देर बाद ये होता है कि हमारे वॉल्यूम ऊंचे हो जाते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं। मेरे साथ भी होता है, कई बार कुछ हो गया, किसी से गुस्सा कर दिया, फिर उसके बाद मैं रुकती हूँ, दो गहरी सांस ले लेती हूँ, ताकि मैं उस गुस्से को, उस एंगर को हटा दूं, वापस मैं उसी मोड में आ जाऊं, सॉफ्टली वापस एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे जिस स्पेस पे आना है, मैं वापस अपने आप को उस पे ले आती हूँ। तो आपको अपने आप को उस पे लाना, कि मुझे जब पढ़ाना है, सोच के रखे मुझे पढ़ाना है, मुझे सॉफ्टली पढ़ाना है, मुझे हंस के पढ़ाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है। तो वो सारे बच्चे उस वक्त मतलब उससे कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। तो ये चीज करना, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। कभी कुछ हो गया, गुस्सा कर लिया, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आप जब क्लास में जाते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था कि प्लानिंग जो हमारी होती है, तो प्लानिंग यदि प्रॉपर है तो हम उसको प्रॉपरली कर पाएंगे। तो जब हमारी प्लानिंग प्रॉपर होती है तो हम, पहले पता होता है कि हमको क्या पढ़ाना है, तो हमारा कंटेंट जो होता है उससे रिलेटेड जितनी चीजें हम मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हमारा कंटेंट जितना ज्यादा बड़ा होगा, हम उतना ही अपनी क्लास के अंदर अपना बिहेवियर कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी क्लास को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, टीचर का कंटेंट, हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी ज्यादा चीजें हो सकती है, उतनी ज्यादा चीजें हम पढ़ के, सोच के, समझ के, या उसकी इंफॉर्मेशन रख कर जाएं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा है। तो आप जब पढ़ाने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होना चाहिए उसके बारे में। और उसके बारे में एक और चीज तैयार रखना, कि यदि आप कुछ बोलते हैं तो सामने से बच्चों के क्वेश्चंस कैसे आएंगे।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी लास्ट वीक बच्चों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा रही थी, है ना। अभी उसमें फीमेल फोर्टिसाइड एक टॉपिक था, है ना। तो अभी बच्चों को फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है वो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर था, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, उनको बताया, फिर उनको मैंने बताया कि अभी फीमेल फोर्टिसाइड अब तो हम मतलब सोनोग्राफी वगैरह होता है उसकी वजह से डायरेक्टली हो जाता है। पहले के जमाने में ये नहीं था, सोनोग्राफी नहीं होती थी, तो बच्चों को दूध पीती करते थे। तो जब मैंने बच्चों को बताया, यू मस्ट कि बच्चे इतने इमोशनल हो जाते हैं उस चीज को सोच के ही कि किसी बच्ची को जन्म लेने के बाद उसको गर्म दूध में डाल के मार दिया जाता है। तो उसके बाद बच्चों के सामने से क्वेश्चंस जो आते हैं, तो वी शुड बी रेडी। मुझे पता था कि यदि मैंने बोला तो कितने बच्चों के दिमाग में क्या चीजें आएगी और उसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे उसको कैसे आंसर करना है। तो हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमारा कंटेंट रेडी होना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे क्लास को कैसे कंट्रोल करना, अभी मैंने ऐसी कुछ चीज बता दी, बच्चे बहुत सारे सैड हो, अभी मुझे उसको मैंने उनको सिखाया, उनको बताने के लिए इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उस सदमे से उनको मुझे बाहर भी लाना है। तो आई शुड बी रेडी विद दिस ऑल कि भाई ऐसा होता है, लेकिन इसके सामने ऐसा भी होता है ना। यदि वहां पे फीमेल फोर्टिसाइड होता था, दूध पीती करते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे भी हुए हैं, ऐसे भी हुए हैं। तो हमारे पास कंटेंट इस तरह से हमारी तैयारियां होनी चाहिए कि हम बच्चों को इतनी सारी चीजें बता सके। तो वी शुड बी रेडी फॉर दिस ऑल। ठीक है। उसके बाद मतलब हर एक का हमको भावात्मक ख्याल रखना है कि कौन सी चीज पे कौन से बच्चे इमोशनल होंगे। अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का चल रहा था, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी चीजें, तो मैं जस्ट पूछती हूँ कि अच्छा घर में कितने लोग अपने मम्मी को हेल्प करते हैं काम में। अभी जिसके घर में सिर्फ बेटे क्योंकि आजकल एक एक बच्चे का चलन है, तो जिनके घर में सिर्फ बेटे हैं वो बच्चे बताते हैं कि मैडम हम रोटी भी बनाते हैं, हम चाय भी बनाते हैं, मुझे नूडल्स बनाना आती है ना। कई बार कई बच्चे ऐसे थे, लड़कियां थी 6 7 स्टैंडर्ड गर्ल्स थी, लेकिन वो नहीं जानती है, लेकिन बॉयज थे वो जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एक मैंने बताया कि मतलब हमारे यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने किया है कि जो 10th और 12th की जो एग्जाम फीस होती है, तो गवर्नमेंट ने वो फीस लड़कियों के लिए 50 रुपए रखी है और लड़कों के लिए कुछ 1000 रुपए थी। तो इवन मेरा बेटा भी जब ये सुन के आया था तो कि ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अभी हकीकत में जो गांव वाले लोग हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं तैयार होते, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है कि गर्ल्स की फीस माफी कर दी, ताकि गर्ल्स मतलब पेरेंट्स उनको हेल्प करे, उनको पढ़ाने के लिए आगे मतलब प्रोत्साहित करे या पढ़ाने के लिए तैयार हो, तो पेरेंट्स के लिए ये स्कीम। लेकिन अभी यहाँ पे इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है कि बॉयज बोलते हैं कि ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें होती जो बच्चों के सामने से आती, तो हमको अपना बिहेवियर इस वक्त कैसे हम अपना मतलब कैसे उसको हैंडल करेंगे, उनके इमोशंस को कैसे संभालेंगे, बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्लास के अंदर आइस ब्रेकर का यूज कर सकते हैं। अभी आइस ब्रेकर में आपको एक नेक्स्ट थोड़ा सा करने के बाद कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हम आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज करेंगे, तो वो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज आप क्लास में यूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकें और आपकी क्लास को आप मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं लाइव कर सकें, मतलब वो सब बच्चे आपके साथ में अटैच हो सके, ऐसी कुछ। तो मैं वो एक्टिविटी आपसे लास्ट में डिस्कस करती हूँ। ठीक है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है छात्रों का, विद्यार्थियों का व्यवहार, छात्रों का व्यवहार। ठीक है। अभी इसके अंदर दोनों तरह के व्यवहार मिलते हैं, क्लास में बच्चे बहुत सारे तरह के होते हैं। एक शायद आप लोगों को उत्तम संस्कार की एक लिस्ट मिली हुई है, एम आई राइट? आप सबके पास है? देखिए आपने वो लिस्ट, 25 क्वेश्चन है कुछ उत्तम संस्कार के लिए। आर यू अवेयर? जी पूर्वी जी यस बोल रही हैं। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आपको पता है वो क्वेश्चंस, आप उस पे काम कर रहे हैं, शायद कुछ एक स्कूल ने तो काम किया हुआ है, मैंने कुछ देखा है। जी। तो हम यदि वो उस पे आप लोग काम कर रहे हैं तो काफी सारी आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी होगी। तो विद्यार्थियों के व्यवहार में फर्क उन चीजों से बहुत सारा आ जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं ना, उनके संस्कार सुधारने के लिए कुछ क्वेश्चंस है।
क्या होता है हमारी क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनके बिहेवियर बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ जो स्पेसिफिक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कुछ सफोस्टिकेटेड बच्चे होते हैं जो सोच सोच के बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हर माइन्यूट चीजों के ऊपर उनके अपने ओपिनियन होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको बहुत कम लेना देना होता है, बहुत ज्यादा उनको दिमाग नहीं लगाते, उनको अपनी एंजॉयमेंट, अपना मतलब अपनी दुनिया में रहना। तो आपको इस तरह की क्लास को एक साथ हैंडल करना है। क्लास में सभी तरह के बच्चे होंगे, आपको उन सबको एक साथ हैंडल करना है। तो आपको उनको समझना पड़ेगा। एज अ टीचर बच्चों की साइकोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा, बच्चों के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना है ये समझ में आएगा। आप लोग टीचर हैं, आप काफी सारा करते हैं तो आपको पता होगा। तो मैं जस्ट आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि किसको कैसे आप हैंडल करेंगे। जैसे कैसे कैसे बिहेवियर में चेंज होगा, क्या रीजंस होते हैं। यदि आपको रीजन पता होगा तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अभी उनके बिहेवियर में चेंज का रीजन है, एक तो उनका जो मेंटल लेवल है ना, उनकी योग्यता है। बच्चा यदि पढ़ने में होशियार है, समझदार है, तो उसके बिहेवियर में अपने आप चेंज आएगा। यदि बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, ये है, उसने कुछ होमवर्क नहीं किया है, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वो या तो अपनी दुनिया में रहेगा, वो या आपको अवॉइड करेगा। कुछ जो बच्चे जिसको समझ में आ गया वो हाथ उठा के क्वेश्चन पूछेंगे, आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देंगे। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया तो दे विल ट्राई टू अवॉइड यू। तो आपको क्लास के अंदर ये ऑब्जर्व करना है कि किसका बिहेवियर कैसा है, देन समझना है कि ये क्यों है। तो जो लोग अवॉइड करते हैं, जो लोग नजर मिलाना दूर करते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, है ना, जिसको समझ में आया, जो आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो आपकी तरफ देखेगा। और जो आपको अवॉइड कर रहा है वो दूसरों की तरफ देखेगा, वो आपसे आई कांटेक्ट हटाने, आप उसकी तरफ देखेंगे तो उसकी नजर दूसरी जगह चली जाएगी, है ना, वो आई कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। उसके फिजिकल जो जेस्चर्स होते हैं, है ना, बाल खुजलाना, इधर उधर किसी चीज से खेलना, और जगह ध्यान देना। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा आपकी बात में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी बात उसको कितनी समझ में आई, वो कितना इन्वॉल्व है क्लास के अंदर। तब आप उसको संभाल सकते हैं। उसके बाद बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका फैमिली कैसा है। यदि बच्चा फैमिली पढ़ा लिखा है, उनके घर में जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर आपको क्लास में दिखाई देगा। या फिर बच्चा घर में इग्नोर होता है, घर वाले मतलब अपने उसमें रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका बिहेवियर। तो ये सारी चीजें हैं जो उनके बिहेवियर क्लास में भी डिफाइन करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, घर में कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, हम स्कूल में कुछ और बोलते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज यूज होती है। तो बच्चे का बोलने का तरीका, शुरुआत में बच्चा आया, वो अपनी लोग घर में जो लैंग्वेज बोलती है उसमें बोला, दो चार बार बोला, दूसरे लोग हंस दिए, तो वो बोलना अवॉइड करेगा, वो नई लैंग्वेज नहीं सीखेगा, वो बोलना अवॉइड करेगा। तो ये सारे रीजन होते हैं बच्चों के क्लास में ना इंटरेस्ट लेने के, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, अभी छोटे बच्चे हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर नेचुरल मतलब क्या बोलते हैं डिमांड्स, कि उनको वॉशरूम लग गई, या उनको पेट दर्द हो रहा है, या उनको कुछ हो रहा है, तो वो अपने नेचुरल जो अर्जेस हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यदि वो उसके अंदर हैं तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, या वो क्लास में प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुछ होते हैं जो संवेदी होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं बच्चे, है ना, हर छोटी चीज उनके ऊपर इम्पैक्ट करती है। यदि आसपास से कोई स्मेल आ गई, कहीं से कोई आवाज आ गई, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया और उस चीज से उसके दिमाग में कोई और चीज चली, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर इम्पैक्ट करती है, और उनका तुरंत दिमाग एक से दूसरी जगह चला जाता है, या वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारे बिहेवियर होते हैं बच्चों के, और ये सारे रीजन होते हैं। आप यदि टीचर हैं और आप इन बिहेवियर को समझते हैं, उसके कारण को यदि जानते हैं, तो आप उस कारण को हटा के, बहुत सिंपल चीजें होती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जब स्कूल के लिए नई बेंचेस खरीदना थी, तो कुछ एक बेंचेस के सैंपल आए थे। तो हमारे जो मैनेजमेंट से आए थे ट्रस्टी, वो आए, उन्होंने देखा, और वो लिटरली बेंच के अंदर जाके घुसे। मतलब छोटी सी बेंच थी, छोटे बच्चों की बेंच थी, लेकिन उन्होंने अंदर गए और फिर बाहर निकले, और फिर बोलते कि ये जो लेग स्पेस है, बैठने की बेंच और लिखने की बेंच, इसके बीच में जो स्पेस है वो मेरे लायक है, बच्चों के लायक नहीं है।
ये चीज हमारे लिए मतलब बहुत इग्नोर करने वाली चीज, हम शायद इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चीज बच्चे के लिए कितना इम्पैक्ट करती है। मैंने बहुत क्लास में देखा है कि बच्चे खड़े होके, खड़े क्यों है, क्योंकि बैठने की बेंच बहुत दूर है और लिखने की बेंच दूर है, उनकी हाइट इतनी नहीं है ना, क्योंकि वो टीचर मतलब हमेशा आगे पीछे रोल ऑन करते रहते हैं कि बच्चे बेंचेस चेंज करते रहते हैं। तो उसमें किसी बच्चे को ऐसी बेंच आ गई कि जिसमें बीच में लेग स्पेस ज्यादा है, तो बच्चा बैठता है तो उसका हाथ लिखने के लिए वहां पे कंफर्टेबल नहीं होता है, तो बच्चा बैठ नहीं पाता, तो वो जब भी लिखना है तब खड़ा हो जाएगा, और जब बैठेगा तो किताब हाथ में रखेगा। तो इतनी सी चीज जो होती है वो पूरे टाइम, वो पूरा पीरियड, मतलब पूरा दिन बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ये बहुत छोटी चीजें होती है। तो ये फिजिकल प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है ना। उसके शूज ठीक नहीं है, उसको कहीं कुछ चुभ रहा है, कहीं बेंच पे कुछ लग गया है, वॉटेवर, उसको ठंड लग रही है, कोई भी रीजन हो सकता है जो बच्चे को परेशान कर सकता है। तो कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके पास में कोई बैठा है, इज नॉट कंफर्टेबल, बहुत सारी चीजें, क्योंकि पास पास वाला कंटिन्यूस बातें कर रहा है। मेरे यहाँ पे एक लड़की है, वो एक्चुअली उसका कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, उसकी दादी की डेथ हो गई, वो दादी से बहुत ज्यादा अटैच थी। तो उसके बाद से अब वो किसी के साथ बात नहीं करती, किसी के साथ नहीं मिलती, वो अपनी दुनिया में रहती, खुद अकेली बैठेगी, अकेली बोलेगी, अकेले। तो वो हमेशा बेंच पे अकेली, और वो अकेले अकेली गाने गाएगी बैठी बैठी, कुछ भी बोलती रहेगी। तो उसके आगे पीछे के बच्चे परेशान होते कि मैडम ये गाना गा रही है, मैडम ये कुछ बोल रही है, क्योंकि अकेला कोई बच्चा बोले बाकी बच्चों को सहन नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों को डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंज। एज अ टीचर आपको पता है कि बच्चे की क्या परेशानी है, आप यदि बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको समझ पाते हैं, तो आप उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम अभी बच्चों को, क्लास को कंट्रोल करना है, सुधारना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अनिता जी नेक्स्ट पे चल सकते हैं। तो एक चीज मैं करती हूँ हमारे यहाँ पे, अच्छा ओके सॉरी। तो एक चीज मैं करती हूँ कि हम बेस्ट क्लास अनाउंस करते हैं, है ना। जिस क्लास के अंदर पूरे हफ्ते में कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बच्चों ने प्रॉपरली किया, टीचर्स मुझे बताते हैं कि हाँ ये क्लास अच्छी है, तो हम उसको बेस्ट क्लास अनाउंस करेंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ा सा, एक काफी 1-1.5 फुट जितना बड़ा सा एक गोल्डन स्टार बनाया है, मतलब एक कार्डबोर्ड पे स्टार काट के उस पे गोल्डन वो रैपर लगा दिया है, और उसको हैंगिंग बना दिया है। तो जो बेस्ट क्लास होगी, मतलब मंडे से फ्राइडे तक ऑब्जर्व करते हैं, सैटरडे के दिन अनाउंस करते हैं। तो सैटरडे को सुबह अनाउंस किया कि टुडे इज दिस इज क्लास द बेस्ट क्लास, तो उसके मॉनिटर्स जो हैं 4-5 लोग वो आएंगे, और वो उस स्टार को लेकर जाएंगे, और अगले फ्राइडे तक, अगले सैटरडे की सुबह तक अपनी क्लास में उस स्टार को रखेंगे। तो हम क्लास को एनकरेज करने के लिए, जो बच्चों का बिहेवियर होता है वो कंट्रोल करने के लिए, इससे क्या होता है, कोई एक बच्चा यदि मस्ती कर रहा है तो बाकी बोलेंगे अरे तेरी वजह से हमारा स्टार चला जाएगा, तू शांति से बैठ, तो वो अपने आप ही उनको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। तो एक ये चीज हम कर सकते हैं, बेस्ट क्लास, बेस्ट स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है, तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू डिस्कस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। मैंने आपसे कहा था अभी कि मैं आपको एंड में आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी डिस्कस करूंगी। ठीक है। आ, कुछ एक क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है जनरली, कि कुछ एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसके बहुत अजीब से आंसर होते हैं। क्वेश्चन ही इतने अजीब होते हैं कि आंसर बहुत ऑड निकलेंगे, बहुत अलग निकलेंगे। ठीक है। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। अनिता जी आप इसको बंद कर दीजिए शेयरिंग प्लीज, ताकि मैं सबको एक साथ देख सकूं। ठीक है। मैं आप सबसे क्वेश्चंस के आंसर चाहूंगी। ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपसे आंसर का चाहूंगी। यदि आपको किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ रहने का मौका मिले तो आप किसको चूज करेंगे और क्यों। क्लियर सबको क्वेश्चन। आपको यदि किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ रहने का मौका मिले तो आप किसको चूज करेंगे और क्यों। कौन पहले बताएगा। मैम मैं डोरेमोन और नोबिता वाला जो कार्टून आता है उसके लिए चॉइस करूँगी, क्योंकि उसमें नए नए गैजेट्स वगैरह आते हैं, उनमें वो इंफॉर्मेशन बताते हैं किस चीज को कैसे यूज कर किया जाता है, इससे क्या क्या कर सकते हैं अपन। और उसमें उसके लिए वो फायदे भी रहते हैं यूज करने के लिए, उसके नुकसान वगैरह भी रहते हैं। जी मतलब उसमें अपन
कोई भी चीज यूज कर रहा है तो अपन को उसमें कितना लिमिट में यूज करना चाहिए, वेरी नाइस, ये सब इंफॉर्मेशन। वेरी नाइस तमन्ना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अभी कौन बताएगा? यस मैम। जी भारती जी। मैम मैं मोटू पतलू को चूज करूंगी, ओके, क्योंकि क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि अगर कोई एक परेशानी में आ जाता है तो दूसरा भी उसका साथ देता है। जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भारती जी। ओके, थैंक यू मैम। अभिषेक जी, मैं भी डोरेमोन के बारे में। ओके अभिषेक जी, ओके, अब कौन बताएगा? मैम मैं जी बताइए। मोरबी। मैम मैं छोटा भीम पसंद करूंगी। ओके, क्योंकि देखो मैम, एक तो क्या है, बच्चे मीठा पसंद बहुत कम करते, कुछ करते कुछ नहीं करते, तो वो शायद उसको देख के इंक्रेज होंगे कि ये मीठा खाता है तो मुझे भी खाना चाहिए, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। तो ओके, बच्चे उसको देख के खुश होंगे। और वो हमेशा सबकी हेल्प करता है, हर हर मतलब हर सिचुएशन में सबकी हेल्प करता है, और बच्चों का बहुत फेवरेट कार्टून होता है छोटा भीम। और बच्चे ओके, बोलते भी है कि मुझे छोटा भीम जैसा बनना है। मुझे ओके, लड्डू पसंद है, मैं लड्डू खाता हूँ क्योंकि छोटा भीम भी खाता है, तो जिससे मैं स्ट्रांग हुई। तो मैम मुझे छोटा। ओके। यस मैम। ओके, वेरी नाइस मोरवी जी। पल्लवी जी भी डोरेमोन। ओके, और कौन? बाकी लोग बताइए प्लीज। रोशनी जी डोरेमोन, सब लोग क्यों डोरेमोन? बहुत सारे कार्टून्स हैं, या तो शायद आप लोगों का नॉलेज कार्टून्स के बारे में कम लग रहा है मुझे। जी प्राची जी। लिटिल सिंघम, उसमें जो विलन्स रहते हैं, मतलब वो जो चोर वगैरह रहते हैं, जो करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो जो लिटिल सिंघम होता तो वो पुलिस है, तो वो उनको लास्ट में पकड़ ही लेता है, कहीं ना कहीं वो अपना आइडिया वगैरह सोच सोच कर वो पकड़ लेता है। उसके लास्ट में भी वो बोलता भी है कि कुछ भी कर लो, सच जीतता ही है हमेशा। तो वेरी उससे ये गुड, पता चलता है कि झूठ कितना भी बोल लो, एंड में सच आता ही है। वेरी नाइस प्राची जी। जी पल्लवी जी शिवा को वोट दे रही है, शिवा के साथ रहेंगी। जी, हेलो जी, जी बताइए भारती जी। जी। मैं वीर और शिवाजी दूसरे की हेल्प करते हैं, और मोटू पतलू भी इनकी दोस्ती बेस्ट है। बेस्ट ओके, जो क्लास फ्रेंडों के साथ बेस्ट रहते हैं और सभी की एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वेरी नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। जी, चलिए अभी कौन कौन बाकी है, फटाफट बताइए आप लोग भी। प्लीज बताइए फटाफट। पूनम जी, भावना जी, अंजलि जी, हरिओम जी। रोशनी जी, प्लीज अनम्यूट करिए और बताइए। मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछने वाली हूँ, प्लीज फटाफट आंसर करिए तो हम सारे क्वेश्चन कर सकें। मैम मुझे वो मोटू पतलू की दोस्ती अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोग हमेशा एक दूसरों का सपोर्ट करते हैं। ओके, यस मैम। ओके। हेलो मैम, नमस्ते। जी हरिओम जी, नमस्ते। मैम हमें कुछ तो समझ में नहीं आया मैम, आप क्या पूछ रही हैं? मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि यदि आपको किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ रहने का मौका मिले तो आप किसके साथ रहेंगे और क्यों? मैम मैं तो कार्टून वगैरह देखता नहीं हूँ ना, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ अगर मिलेगा तो मोटू पतलू का नाटक है जो इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। ओके, वैसे एक बात बताना चाहूंगी, यदि हम बच्चों के जी। साथ डील करते हैं तो बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
है ना। जी मैम। यदि हम जिसके साथ डील करते हैं वो क्या करता है, वो किस मतलब बोलते हैं ना, उनके जूते में पैर डालेंगे तो हमको पता चलेगा कहाँ दर्द है। जी जी। तो हमको बच्चों के साथ ही डील करना है, तो बच्चे जितनी चीजें जानते हैं, जितनी चीजें देखते हैं, हमको देखना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, यस बच्चे मैम। के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे। तो कोशिश करिए कभी जी बच्चों के साथ उनको जानने की, वो लोग क्या देखते हैं, सीखने की। ठीक है। जी मैम। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किसी टापू पे अकेला छोड़ा जाए तो आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? पर्सन नहीं ले जा सकते, किसी इंसान को नहीं ले जा सकते, यू आर अलोन ऑन द टापू, आप अकेले हैं। चलिए अभिषेक जी। यस मैम। जी, आप यदि किसी टापू पे अकेले हैं तो आप क्या अपने साथ ले जाएंगे? टॉर्च भी ले जा सकते हैं, सेल फोन ले जा सकते हैं, थोड़ा आग जलाने के लिए सामान भी ले जा सकते हैं, ठीक बैग है, वगैरह। बढ़िया। जी मैम। ओके, पल्लवी जैन जी। मैं अगर अकेली हूँ टापू पे, तो कुछ खाने का भी ले जा सकती हूँ, टॉर्च ले जा सकती हूँ, आग जलाने के लिए ले जा सकती हूँ, ठीक है। सेल फोन ले जा सकती हूँ, ओके। और कुछ पिक्चर्स ले जा सकती हूँ, जैसे कि जिन्हें अपन याद कर उसके बारे में कुछ लिख सकें। ऐसी नोटबुक ले जा सकती हूँ जो अपन वहां देख रहे हैं वो नोट कर सकूं। वेरी गुड। ये सब ले जा सकती हूँ। बढ़िया। ठीक है, पल्लवी जैन पीसीजेएमएस से। मैम, अपनी यूज का सामान ले जा सकते हैं, नोटबुक ले सक और जो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ले जा सकते। वही इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? सबसे पहले इम्पोर्टेंट पानी की बोतल, ठीक है। कंपास बॉक्स, मतलब दिशा निर्देशक वाला चीज कौन ओके। सी है डायरेक्ट में अपन, हाँ जी। और आग जलाने का सामान हो गया, कंप्लेक्शन और रस्सी वगैरह। ठीक है, और मैम, बोलना आ नहीं रहा हमें बोलना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारती थैंक यू जैन मैम। जी। कोई बात नहीं, भारती जैन जी। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो हम कुछ खाने पीने के लिए लेके जाएंगे। ओके। उसके बाद हम एक कुछ मतलब लेके जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ अकेले जा रहे हैं तो हम आके बता तो सकते हैं कि उसमें नोट करके कि हमने क्या देखा वहां पर, वो ठीक है। नई चीज सबको बताएंगे। ओके। जी। और जैसे अगर कोई आग भी लेके जाएंगे, कोई वहां पे एनिमल्स वगैरह आ रहा है तो हम अपनी रक्षा तो कर सकते हैं, मतलब आग जला के, या फिर कुछ कुछ रस्सियाँ, जैसे कि अगर हम कहीं गिर रहे या फिर कहीं नीचे गिर गए तो हम फंसा के कहीं ठीक है। चल सकते हैं। जी ठीक मैम। है। ओके, बढ़िया भारती जी। अंजलि जैन एपीएस भगवा। यस मैम। जी। क्या मैम? आप क्या लेकर जाएंगी टापू पे जाएंगी तो? टापू पे आ, कुछ ऐसी चीज पहले तो खाने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि वहां नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें इसकी जरूरत है, जैसे कि बैठने के लिए या अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे जो चीज हमें वहां नहीं मिल सकती है वो हम सब लेके जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। यस मैम। तमन्ना जी। मैम, सबसे पहले तो किसी भी टापू पे जाएंगे तो वहां पे टेंट वगैरह बनाने के लिए कोई भी चीज ले जाएंगे। और ये ठीक है। खाने पीने तो ठीक है, और ये आग वगैरह जलाने की टापू वहां पे समुद्र वगैरह रहते हैं तो सर्दी वैसे ही रहेगी, तो गर्म कपड़े वगैरह ठीक आग है। जलाने के लिए। ओके। ठीक है, बढ़िया। भारती महोबिया जी। जी मैम। जी। जी मैम, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे कि टापू पे चढ़ने के लिए रस्सी
और अपने सेफ्टी का सामान उतरने चढ़ने के, जैसे कोई छड़ वगैरह, और अपने खाने का सामान, और मैसेज भेजने के लिए जैसे कि मोबाइल तो हाथ में रहता ही है, और कुछ पढ़ने के लिए नोटबुक, खाने की चीजें, और ओके, सेफ्टी का, और भी ऐसी बहुत सारी जैसे जैकेट वैकेट वगैरह ले जा सकते हैं। ठीक है। ठीक। पूर्वी नकीब जी, पूर्वी जी, पूर्वी जी आप सुन रही हैं हमको? पूर्वी एंड प्रिंसी राजा जी दोनों एक साथ हैं। चलिए पूनम सेन जी आप बताइए। पूनम सेन एपीएस भगवा। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। वहाँ मैम वहाँ जाने के लिए पहले तो टॉर्च लेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार कुछ सामग्री भी ले लेंगे। ठीक है, ओके। आपके साथ में शीतल जी भी हैं? जी मैम जी नमस्ते। मैम अगर मैं टॉप जाऊंगी तो खाने के लिए कुछ चीजें चार्ज वगैरह आगे दिलाने की जो सुविधा के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से देखेगा बोले जाए। ठीक है। भावना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। खाने के लिए कुछ चीजें ले जा सकते हैं, रस्सी चढ़ने के लिए ओके, ये सब। ठीक है। आपके साथ में चंदा जी हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम पानी की बोतल जैसे आवश्यकता अनुसार सामग्री ले जा सकते हैं मैम। ठीक है। रश्मि जी। हाँ बोलो, हाँ बोलो जल्दी से बोलो। रश्मि रायकवार जी। मैम हमारे साथ में नमस्ते का कहा। नमस्ते। रश्मि जी आप सुन रही हैं हमको? चलिए मोरवी जी। यस मैम। जी मैम सबने तो जवाब दे ही दिए हैं, बाकी यही सारी चीजें मतलब नीड रहेगी, बट मोबाइल डिस्चार्ज रहेगा तो मैं एक बता दे रही, बैटरी बैंक ले जा सकते साथ में। ठीक है। अंजलि साहू जी। यस मैम, जैसे खाने का सामान ले जा सकते, टॉर्च ले जा सकते, पानी की बोतल ले जा सकते, और जैसे कि खाने के सामान में जैसे कि आज का समय खराब है तो जैसे कि मिर्च ले जा सकते। अब मिर्च जैसे कि कुछ प्रॉब्लम पड़ी तो आंखों में भर के भाग तो सकते कम से कम, ऐसे। ठीक है। हरिओम जी। हरिओम जी आप सुन पा रहे हैं? यस मैम बोलिए। जी आप टापू पे क्या लेकर जाएंगे? मैम अगर अकेले जा रहे हैं तो उसके लिए सीधी सी बात है, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में एक डायरी होनी चाहिए ताकि अपन कुछ लिख सके वहाँ के अद्भुत चीजों के बारे में। जी और रस्सी वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि अपन वापस आने में हमारे को दिक्कत ना हो, टॉर्च वगैरह लाए। ठीक है। चलिए अभी मैं आपको ये क्वेश्चन जो पूछा था उसको जी साइकोलॉजिकल, आप मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, अभी इसका जी साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करना है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए एक चीज जो मुझे आप सबके, आप लोग प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा, एक जनरल क्वेश्चन था और आपने जो आंसर दिया वो जनरली सब लोग यही देंगे, आपने उस हिसाब से दिया जी है। अब इसका एनालिसिस कैसे होगा ये मैं आपको समझा रही हूँ। हम जो कर रहे जी हैं, हम बच्चों से जब पूछेंगे तो हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे बच्चों को, ये बताना चाह रही हूँ। हर एक ने अपनी जरूरत के बारे में सोचा है ना, कि हमको किस चीज की जरूरत है उसके बारे में सोचा,
किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये ऐसा टाइम है, उस वक्त हम ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम नॉर्मल टाइम में नहीं कर सकते, बिकॉज हम सब बहुत बिजी हैं, हमारे बहुत सारी चीज। यदि मुझे कोई पूछे तो मैं अपने साथ पेंटिंग का सामान लेके जाऊंगी, मैं अपने साथ बहुत सारी किताबें लेके जाऊंगी, है ना, मैं बहुत सारा ऐसा मटेरियल लेके जाऊंगी कि मैं बहुत सारी नई चीजें, क्रिएटिव चीजें बना सकूं, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। मैं हो सकता है थोड़ी कहानियां लिखो, आप में से कुछ लोगों ने बताया कि हम नोटबुक वगैरह लेके जाएंगे, वहां जो एक्सपीरियंस हुआ उसको लिखेंगे या कुछ नई चीजें लिखेंगे, बहुत क्रिएटिव है, वेरी गुड, इट इज, इट शुड बी समथिंग लाइक। और हम ये क्यों सोचें कि यदि हम टापू पे जा रहे हैं तो वहां पे हमको खाना नहीं मिलेगा, या हम क्यों पॉजिटिवली नहीं सोच सकते कि हो सकता है वहां पे एक बहुत बड़ा सा महल हो, वहां पे यदि हम ही हैं तो हमको बहुत सारी चीजें मिले, वहां बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे अच्छे फल, हमको नए तरीके के फल खाने को मिलेंगे, नई चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर फूल मिलेंगे। हम क्यों पॉजिटिवली कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? हमने हमेशा, हमारे सबके दिमाग में यही है कि हम किसी यदि नई जगह पे जाते हैं, हम एक जनरल दिमाग में बना है कि हमको रस्सी चाहिएगी, हमको खाना चाहिएगा, हमको आग जलाने के लिए जरूरत पड़ेगी। वाई वी थिंक, क्यों हम पॉजिटिवली नहीं सोच सकते कि हम क्यों अपना मतलब ये थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, हमको बहुत कुछ अवेलेबल हो सकता है, इमेजिन ही करना है, सोचना ही है। तो हम प्रॉब्लम्स को क्यों सोचें, हम अच्छी बातों को क्यों नहीं सोच सकते? बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने आप में से सोचा है कि वहां क्या देखने को मिला, वहां क्या एक्सपीरियंस हुआ, हम उसको लोगों को बताएंगे आके, मतलब हमारे पास ऐसा होगा जो बताने लायक होगा। बहुत सारों की सोच ऐसी है, दैट इज वेरी गुड। तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। ये एक मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर था, तो उसको कैसे हमको असेस करना है, कैसे उसको इवेल्युएट करना है। हम बच्चों से, हम जो कर रहे हैं आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस, क्लास के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चन पूछ के बच्चों से जो आंसर मिलते हैं हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन से मैं और आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, आप एक काम करना, इस क्वेश्चन के खुद आंसर सोचना कि आपके दिमाग में क्या आंसर होता है, फिर आप इवेल्युएट करना। आप बच्चों को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि कोई एक नया शब्द आपको बनाना हो तो आप कौन सा शब्द बनाएंगे और उसका अर्थ क्या होगा, है ना। अंग्रेजी डिक्शनरी में हर साल 5 7 10 नए शब्द इंक्लूड होते हैं, है ना, शायद वो किसी और भाषा से हो। जैसे सेल्फी वर्ड, मोबाइल आने के बाद वर्ड आया सेल्फी। आई थिंक मिशेल ओबामा की जो वाइफ है मिशेल, उन्होंने शायद इस शब्द को यूज किया था, उन्होंने प्रचलित किया था कि सेल्फ फोटो जो खींचा दैट इज कॉल्ड सेल्फी। इसके पहले ये शब्द कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। बहुत सारे ऐसी नई चीजें होती, नए वर्ड्स आते हैं। तो यदि आपको कोई नया शब्द बनाना है तो आप क्या बनाएंगे और उसका मतलब क्या होगा? फिर यदि आपको कोई स्किल मिले, जैसे उड़ना है, गायब होना है, अपना शरीर बड़ा करना है। हमने हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत सारे ऐसी चीजें देखी ना, हनुमान जी अपना कद बढ़ा सकते थे, हनुमान जी उड़ सकते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें, स्किल्स। तो यदि आपको कोई ऐसी एक स्किल चाहिए, कोई मिले, तो आप कौन सी स्किल पसंद करेंगे? आप इस बच्चों को पूछिए, बच्चों का नॉलेज कितना है, बच्चे क्या सोचते हैं, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। यदि एक दिन के अंदर 24 के जगह 25 घंटे हो जाए तो उस एक एक्स्ट्रा घंटे का आप यूज कैसे करेंगे? इससे आपको बच्चों की हॉबी, बच्चों की चॉइस समझ में आएगी कि बच्चा क्या करना चाहता है, कौन सी चीज मिस कर रहा है वो। ठीक है। उसके बाद यदि आपको कोई जानवर बनने का मौका मिले तो आप कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे? इससे पता चलता है बच्चा कितनी चीजें जानता है और किसकी कौन सी क्वालिटी को पहचानता है और उसको एडमायर करता है। ठीक है। उसके बाद आप कौन सी नई स्किल सीखना चाहते हैं, कौन सी वो नई चीजें जो आप लर्न करना चाहते हैं? जैसे मुझे क्लाइंबिंग सीखना है, पहाड़ों पे चढ़ना सीखना है, या मुझे प्लेन उड़ाना सीखना है। अब बच्चे के एम्बिशन, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको 400 साल की जिंदगी मिले तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या प्लानिंग करेंगे, आप क्या क्या करेंगे? बच्चा अपने भविष्य को कैसे देखता है, कैसे सोचता है, आप उसको ये कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको एक दिन के लिए राजा बनाया जाए तो आप क्या करेंगे, है ना। तो बच्चा कोई अथॉरिटी मिलने पे किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसका पावर कैसा है, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। यदि आपको टाइम ट्रेवल करने को मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे और क्यों? आप भविष्य में जाएंगे, आप पीछे जाएंगे, या आप किसी और जगह पे जाएंगे, है ना।
यदि आपको एक सुपर पावर मिल रहा है तो आप कौन सा सुपर पावर चाहेंगे? है ना, हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी सुपर पावर वाली, जैसे सुपरमैन उड़ सकता है, वो इनक्रेडिबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग है। एक वो हवा में से पानी को फ्रीज कर सकता है, एक इलास्टिक गर्ल है, वो पूरा इलास्टिक की तरह हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। तो यदि आपको एक कोई सुपर पावर चाहिए तो कौन सा सुपर पावर चाहेंगे आप? ठीक है, ये मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए, ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो जब बच्चे उसको आंसर करते हैं तब आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्यों सोचता है ना। बहुत सारी बच्चों की चीजें आपको समझ में आएगी, आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से फिनिश है, वैसे टाइम हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से, यदि आप कुछ अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं तो आपसे जानना चाहूंगी। पल्लवी जैन, PCJMS, आपको वेबिनार कैसा लगा? आपने क्या सीखा? आप क्या सोचते हैं? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं। बच्चों को कैसे मतलब अपने अंडर में रखना, उनको कैसे अनुशासन में करना, आज के जैसे टॉपिक में हम भी करते हैं मैम अपनी साइंस की क्लास में। ओके। जो भी वर्क देते हैं, जो बच्चे करके लाते हैं और जो नहीं लाते उनके लिए एक मतलब पूरे क्वेश्चन का स्लिप बना के रखते हैं, और जो नहीं बता पाते शोर करते हैं उनके लिए वो स्लिप में से एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकला तो ये आप ही के लिए सलाना है। ओके, वेरी गुड। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रेनिंग में। थैंक यू। थैंक यू मैम। भारती जैन जी। जी मैम, मुझे आज मैम बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सी नई नई चीजें सीखने को मिली। जैसे कि हम पीरियड से निकल रहे हैं तो बच्चे उस टाइम खाली हैं तो हम उन्हें बोल के जा सकते हैं कि आपको ये करना है, या फिर कल मैं आके पूछूंगी कि आपने क्या करा था। और मतलब बच्चों को हम अलग से टाइम देंगे कि आपको कुछ पूछना है या फिर हमने वर्क दिया था तो आपने किया ये चीज। अगर होमवर्क हमने होमवर्क दिया है तो हम मतलब जिसने किया है उसके लिए तो हम गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं या फिर स्टार बना के दे सकते हैं, और जी जिसने नहीं किया उसके लिए हम मतलब पनिशमेंट भी कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू भारती जी। भारती, महोविया एंड रोशनी जी, अनम्यूट करिए प्लीज। मैम जी। मैम मेरा नाम रोशनी विश्वकर्मा है। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा है ये मीटिंग लेके, और मुझे आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। जैसे कि बच्चों को, जो बच्चे वर्क पहले कर लेते हैं उनको कुछ अलग से सिखाना, खेलने के लिए एक्टिविटी करवाना, बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिली हैं। जो बच्चे पहली बार कर लेते हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह, ऐसे मजेदार स्टार वगैरह देना, ये सब। बढ़िया जी, आपके साथ भारती जी भी है। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम मैं क्लास को पढ़ाती हूँ। नर्सरी क्लास के लिए सबसे तो होमवर्क कर लेते हैं तो उनके लिए जाते हैं अपने, तो उनके लिए कि जो टीचिंग ऐप है उसको यूज करना, और अल्फाबेट भी है, और गेम एम वगैरह जो उनको खेलने के लिए देती हूँ। और भी उसमें कुछ है, जैसे कि बच्चे में क्लास में सबसे पहले जो स्माइलिंग करना, बच्चों से बात करना। हमारे यहाँ सबसे पहले कि क्लास में एंटर होते ही बच्चों को प्रणाम करते हैं, तो सभी लोग बड़ी मस्ती से प्रणाम करते हैं और गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, और जी उनसे पूछते हैं कि आप सब मतलब से हो, तो वो भी बड़ी खुशी खुशी जवाब देते हैं। जब कुछ डांस के लिए बोलते हो तो वो भी बड़ी खुशी खुशी बोलते थैंक यू मिस। इस तरह से उनको जो और उनको वर्क करते हैं स्माइलिंग वगैरह वगैरह जो सब। जी ओके जी, थैंक यू भारती जी। जी पल्लवी थैंक जैन जी। जैस्मिन मैम, जय मैम जिनेन्द्र। क्लास में हमने सीखा कि हम क्लास मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या करें क्या नहीं करें और कब करें और कैसे करें। हमें बच्चों को सिखाना है कि एक जिम्मेदारी, उनकी एक मॉनिटर की जिम्मेदारी क्या होती है क्लास में,
और मॉनिटर को खाली मतलब जैसे टीचर्स नहीं है तो वो किस टाइम पे क्लास को देख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी क्लास को कैसे संभाल सकें, कैसे उनको कौन को पनिशमेंट दें, कैसे उनको गिफ्ट्स दें। और मुझे सबसे बेस्ट लगा क्लास में जो मैट लाने का आपने बताया है, जी और एक बताया आपने बेस्ट क्लास अवार्ड, ये मैं अपने स्कूल में जरूर मतलब बताऊंगी सर को कि अपने स्कूल में जरूर जरूर फॉलो होना चाहिए। जी थैंक यू मैम, अच्छी लगी आज की क्लास भी, हम लोगों को बहुत जी। कुछ सीखा हम लोगों ने। ओके, थैंक यू। रश्मि रायकवार जी। रश्मि जी, आप सुन पा रही हैं हमको? पहले भी आपसे बात नहीं हो पाई। ठीक है, मोरवी जी। यस मैम। जी मैम, इस क्लास से आज बहुत कुछ सीखने मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट टीचर का बिहेवियर और बच्चों का बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का बिहेवियर अलग है, किसी का जो है, तो ये चीज टीचर को बहुत जरूरी है समझने के लिए कि आप हर बच्चे को जैसा आप सोच रहे हैं पढ़ाने की कि मुझे ऐसे ही पढ़ाना है, आप हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते आप ऐसे जी कि मैंने कहा कि ऐसे ही पढ़ना है तो आप वैसे, वो नहीं पढ़ेगा। मैम, मेरा भी एक बेटा है, 4 ईयर का है, और मतलब बहुत मुश्किल होती है उसको पढ़ाना, बहुत ज्यादा। तो मैं समझ नहीं पाती कि उसको किस तरीके से हैंडल करूँ। तो उस क्या है कि उसका माइंड शार्प है, वो जी एक वर्ड लिखेगा और उसमें 10 बातें बताएगा, फिर जी एक वर्ड लिखेगा, 10 बातें बताएगा। तो उसका बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का, क्योंकि आप जब बच्चों का बिहेवियर समझ जाएंगे तो जी। आप उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं कि कैसे हमें मैनेज करना है उसको। तो मैम, हम लोग सब लोग मिलके फिर यही करते हैं, मतलब पूरी जी। फैमिली लगती है उसके लिए। मोरवी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। एक्चुअली मैम, हमारा जो बिहेवियर होता है कि हम मैनर्स से बिहेव करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ये होगा। ये जो चीजें दिमाग में सोचते हैं, वो दिमाग में आगे का एक हिस्सा होता है, उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। और लगभग 5 साल तक फ्रंटल लोब होता ही नहीं है बच्चों में। हम यदि बच्चों से उम्मीद करें कि वो मैनर से बिहेव करेंगे, लेकिन वो दिमाग में हिस्सा ही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सही बात है मैम। ठीक है। मैम, अगर हम सब लोग टीचर यही सोचते हैं कि बच्चे क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझते, और मतलब फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके लिए, जी, बट वो गलत है, हम लोग यहाँ पे गलत है। गलत होते हैं मैम। जी सही बात है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू क्लास मोरवी बहुत जी। अच्छी है मैम, बच्चों के लिए डिसिप्लिन, सबसे रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है मैम। जब रूल फॉलो करेंगे तभी बच्चे भी सही रहेंगे और टीचर्स भी सही रहेंगे, जी क्योंकि अगर टीचर्स नहीं रहेंगे सही मैम, वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर बच्चे तो बिल्कुल ऑब्वियस, तैयार है खड़े होने के लिए, बोलने के लिए, मैम ही नहीं करती तो मैं क्यों करूँ। बिल्कुल सही है। तो मैम, बहुत जरूरी है ये चीज। जी यस मैम। जी, मैं मोरवी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अंजलि साहू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसे आपने बताया पाठ्यक्रम पूरा करने के नियम में बताया कि आपने कि जैसे कि हमें इस स्कूल में पढ़ाते हैं मंथ के हिसाब से चैप्टर खत्म किए जाते हैं। जी और मनोरंजन मनोरंजन भी बताया आपने, और टीचर का बिहेवियर, शिक्षक का भी व्यवहार व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जैसे कि क्लास में जाते समय बच्चों जाते पहले बच्चों के साथ पोयम पोयम या कुछ कुछ भी बुलवाना जी चाहिए। जी हाँ, और बच्चों के साथ स्माइल करके जाना चाहिए, इससे बच्चों को भी अच्छा लगे। बिल्कुल। और जैसे कि कक्षा का समापन करने के बाद तुरंत समापन नहीं करना चाहिए कक्षा का, जी क्योंकि 5 मिनट पहले करना चाहिए, क्योंकि जी बच्चों को कुछ पूछना हो तो वो पूछ ले ऐसे। जी जी, बहुत बढ़िया अंजलि जी, धन्यवाद। तमन्ना जी। जी मैम, मेरे लिए तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूरस ये कक्षा प्रक्रियाएं बहुत सही लगी हैं। इसमें अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट आ जाते हैं या कोई भी टीचर्स आ जाते हैं, उससे बाकी में
डिस्टर्ब होता है। हम किसी बच्चे को अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझा रहे हैं, अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट आ जाता है कुछ भी चीज लेने के लिए, बुक वगैरह पेन वगैरह, तो इससे बहुत डिस्टर्ब होता है। जी और अगर बच्चे का दिमाग लग भी रहा है पढ़ने में, तो उसका दिमाग हट जाता है उसे समझने जी जी, थैंक यू तमन्ना जी। अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, आज हमने सीखा कि अगर नोटबुक चेक कर रहे हैं तो उसको रोल नंबर वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे रैंडम किसी बच्चे से ना लें, 1 to 10 जैसे रोल नंबर तो उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर कंप्लीट करके ला रहा है तो उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं। नहीं कंप्लीट कर रहा है तो अगर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उससे ज़्यादा हो रहा है तो एक नोट्स बना के उसके पेरेंट्स को दे सकते हैं। क्लास की एंट्री के बारे में कह सकते हैं, जैसे पीरियड के बाद है तो आपको डायरेक्ट पूछना नहीं है, आप आ सकते हैं। लेकिन अगर क्लास में कोई टीचर है उस समय तो आप पूछ कर आइए। जी लाइट फैन है, स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। साथ में कोई इंग्लिश टीचर है तो पोएट पोएम या कोई चीज ढूंढ के लाने के लिए कह सकता है अपने लिए, उसके लिए आप स्टार दे सकते हैं, 2 स्टार दे सकते हैं। जी और है जैसे कि पनिशमेंट, तो पनिशमेंट में ऐसी पनिशमेंट देनी जिससे उन्हें कोई सीख मिले। ऐसे नहीं देना है कि उन्हें लगे कि हमें पीटा गया, कि हमारी गलती है, गलती नहीं है, उसके लिए जी गुनाह नहीं किया है उन्होंने कोई है, उस हिसाब से बताना है उनको। जी और जैसे क्लास में जाए तो इस्तेमाल करके जाए, अपना सिलेबस टारगेट पहले से कंप्लीट करके रखें कि कितना पढ़ाना है, 5 मिनट पहले क्लास कंप्लीट कर लें जिससे बच्चों को टाइम मिल जाए। थोड़ा लाइन वाइज मॉनिटर बना सकते हैं जो कि क्लास का ख्याल रख सकें आपकी एब्सेंट में। वेरी इस गुड। तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में मनोरंजन एक्टिविटी भी करा सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर का बिहेवियर भी आप पढ़ सकते हैं। कार्ड रूल वगैरह है, जैसे उन पर गोल्डन स्टार वाला जो आपने रूल बताया कि जी बेस्ट क्लास के लिए गोल्डन स्टार वाला रूल भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा हो सकता है। क्लास को भी मोटिवेट करेगा, बच्चों को भी मोटिवेट करेगा। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है जो आपने बताई, उनको वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी गुड अभिषेक जी, आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ बहुत शॉर्ट में बता दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू मैम। जी प्राची जी। मैम जो आपने वो पुरस्कार वाला बताया हम्म और बेस्ट क्लास अवार्ड वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और और वो क्लास में जो मॉनिटर आना और उनको समझाना, तो और भी चीजें हैं, और बच्चों का व्यवहार कि बच्चों को किस लैंग्वेज में उनको समझाना है, किस चीज में सिखाना। और ये भी सही है कि जो जैसे टीचर चाहता है वैसे बच्चे नहीं पढ़ सकते, सब बच्चे का अलग अलग नेचर होता है, सब टीचर जी का भी अलग अलग नेचर होता है। तो बच्चों को समझना ज्यादा बेटर होगा, और उनके फैमिली से पूछना किसका नेचर है, क्यों है, मतलब उसकी पसंद नापसंद पूछना जरूरी है। वो उसको जैसे समझे बैठने की कोशिश करते हैं। जी जी प्राची जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी कुछ एक कैमरास बंद है। हरिओम जी, अंजलि जी, सुषमा जी, पूनम जी, आप लोगों से बात बाकी है। हाँ ठीक है हरिओम जी। हरिओम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, हम आपको यही पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जी, मैंने सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हमें यही समझ में आया बच्चों के लिए कितना वो रहना चाहिए अपन को, और किस प्रकार से अपन को बच्चों को हैंडल करना है, जैसे आप क्लास में बताया गया है आज क्लास में, और किस प्रकार बच्चों से मिलकर रहना है। ठीक है, ठीक है हरिओम जी। जी जी थैंक यू। जी अंजलि जैन जी, एपीएस भगवा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आज हमने सीखा कि यदि कोई बच्चा 1-2 दिन वर्क करके नहीं आता है,
कंटिन्यू वो नहीं आ रहा है यदि, तो उसके लिए अपन उसके पेरेंट्स के लिए नोटिस भेज सकते हैं, उसकी डायरी में, या फिर अपन कॉल करके भी बोल सकते हैं। जी क्लास में अपन अलग अलग टाइप के मॉनिटर बना सकते हैं, जैसे वो पहले आ जाएगा और देखेगा क्लास में सब फैन वगैरह ऑन करेगा, और एक लास्ट जी में देखेगा स्विच ऑफ करेगा, और वो देखेगा किसी का भी कुछ सामान तो नहीं जी रह गया क्लास में। जी और हम लोग अपन पनिश करते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसा पनिश नहीं करना है कि उनको लगे मैं कुछ गुनाह किया है। जी ऐसा ऐसे भी अपन कर सकते हैं जिससे उनको कुछ सीखने मिले। और जी यदि अपन को कुछ गिफ्ट देनी है तो अपन जो बुक्स पे स्टार देते हैं, नोट्स पे, उस पे ना हम्म, दे के अपन हाथ में स्टार देते, जी स्माइली, जी बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। अनीता जी, मेरे ख्याल से हम लोग सबसे बात हो चुकी, एक दो कैमरास बंद है, शायद वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जी मैम, महावीर वंदना करेंगे। जी जो मोह माया मान बंस बदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। सभी मैम को थैंक यू कह के लीव करेंगे। सभी टीचर्स मैम को थैंक यू बोल रहे हैं और लीव करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक आप यू सो सबका। मच मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा क्लास का, बहुत कुछ सीखने भी मिला, बहुत जरूरी है। मैं जरूर अपने स्कूल में सारी चीजें अप्लाई करूंगी। ये क्लास वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। और मैं कोशिश उन बच्चों के लिए करूंगी जो थोड़े से ऊधमी बच्चे हैं ना, जी उनको मॉनिटर जरूर बनाऊंगी। वेरी गुड। कि मैम उनको अगर करेंगे ना तो वो बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि देखो मैं उद्यम भी करता हूँ, मगर मुझे मैम ने इतनी जी अच्छी जिम्मेदारी दी है, तो कुछ तो मेरे में होगा। तो वो सोच सोच के उनको भी अच्छा लगेगा, फिर वो घर पर भी बताएंगे, तो हो सकता है वो जो उनकी शैतानियां है थोड़ी सी कम होके और कम हो अच्छी जाए। चीजों में मतलब लगे। जी बिल्कुल मोरवी जी, बिल्कुल सही है। लीव कर ले सभी। इनको थैंक यू बोले, लीव कर ले सभी टीचर्स, लीव कर ले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।